अध्याय 1161 में अब और कम प्रोफाइल नहीं रख सकता। नानशून हैरान था, तुम्हारा क्या मतलब है? यांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कुछ नहीं बताया। कैंगलान स्पष्ट रूप से एक निर्दयी और निर्णायक व्यक्ति था। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से किसी भी ऐसी चीज के अस्तित्व की अनुमति नहीं देगा जो उसके लिए खतरा हो सकती है। अगर वह बहुत शांत या असाधारण लगता है, तो वह निश्चित रूप से भविष्य की किसी भी परेशानी को खत्म करने के लिए उसे मार डालेगी। उसने कहा कि वह यह सब उसकी भलाई के लिए कर रहा था, स्वाभाविक रूप से इसलिए क्योंकि अगर वह उस पर हमला करती तो वह हताश होकर लड़ता। अगर यह कुछ समय पहले होता, तो वह निश्चित रूप से वापस लड़ने में असमर्थ होता। फिर भी, अब, उसके भीतर तलवार की ऊर्जा की एक किरण को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त गहन ऊर्जा थी। वह तलवार की ऊर्जा महत्वपूर्ण क्षण में कैंगलान को मारने के लिए पर्याप्त थी। जब उसने देखा कि वह चुप है, तो नानशून ने तेजी से आगे बढ़ने से पहले यांगे की ओर देखा। उनके समूह को एक ऐसी घाटी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा जो अन्य 3 दिशाओं से पहाड़ों से घिरी हुई थी। हम यहाँ हैं। इस बीच, ऊर्जा डिटेक्टर वाली महिला ने हिलना बंद कर दिया था, और वह उत्साह से बोली, क्योंकि वह अपने हाथ में डिस्क को देख रही थी जो प्रकाश से टिमटिमा रही थी। बड़ी बहन कैंगलान, चून की ऊर्जा डिटेक्टर पर चमक इतनी उज्ज्वल है, यह निश्चित रूप से एक मध्यम श्रेणी की आत्माशिरा है। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो दूसरे भी उसी तरह उत्साहित हो गए। आखिरकार, अगर एक मध्यम श्रेणी की आत्माशिरा के भीतर की आत्मा ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाए, तो इसे कम से कम 100 से ज्यादा बैंगनी क्रिस्टल में बदला जा सकता है। अगर उन सभी बैंगनी क्रिस्टल को आपस में बांट दिया जाए, तो उनमें से हर एक को कम से कम 10 मिलेंगे। वे 10 उनके लिए लगभग पर्याप्त होंगे ताकि वे अर्ध सम्राट दायरे में हमला कर सकें। नानशून भी उत्साहित था, एक मध्यम श्रेणी की आत्मा नसें। एक मध्यम श्रेणी की आत्मा नस। मेरे पास एक अर्ध सम्राट बनने का मौका है। इस बीच, यांग ये ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर खींच लिया। नानशून ने भौहें सिकुड़ी और गुस्से से उसे देखने के लिए मुड़ी। तुम क्या कर रहे हो? उसने बोलते समय उसकी पकड़ से छूटने की भी कोशिश की। इस बीच, कैंगलान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, सावधान। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आसपास के पहाड़ों से अचानक ऊर्जा की लगभग 100 किरणें फूट पड़ीं, और वे तुरंत कैंगलान और अन्य लोगों के सामने आ गईं। नानशूंग और अन्य लोगों के चेहरे पर यह दृश्य देखते ही एकदम से परिवर्तन आ गया। उन्होंने अपनी गहन ऊर्जा को बचाए रखने की हिम्मत नहीं की और आकाश को ढकने वाली ऊर्जा की किरणों से बचाव के लिए एकजुट हो गए। ऊर्जा की वे किरणें बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं थीं, इसलिए उन्हें नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगा। पीछे हटो। कैंगलान ने पीछे हटने का आदेश देने में संकोच नहीं किया, और वह उन्हें घाटी से बाहर ले जाने वाली थी। इस समय, एक मूर्ख भी यह समझ सकता था कि यह एक जाल था। पीछे हटें। कहाँ पीछे हटें? इस बीच, घाटी से बाहर निकलने के एकमात्र रास्ते से जोरदार ठहाके गूंजने लगे, और फिर लगभग 30 आकृतियां उनकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुईं। कैंगलान और अन्य लोगों के चेहरे पर तुरंत ही अप्रिय भाव आ गए, क्योंकि 30 लोगों के उस समूह में सबसे कमजोर व्यक्ति एक संत था, और समूह का नेतृत्व करने वाला गंजा मध्यम आयु वाला व्यक्ति एक अर्ध सम्राट था। एक अर्ध सम्राट और लगभग 30 संत। बॉस, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस बार हम बड़ी मछलियां फंसा लेंगे। 13 संत। टीएस्क, हमें इससे कितनी आत्मिक ऊर्जा मिलेगी? इसके अलावा, वे सभी महिलाएं हैं। हा, बॉस, क्या हम उन्हें अभी जीवित रख सकते हैं ताकि हम भाई कुछ मौज मस्ती कर सकें? एक घिनौना चेहरा वाला आदमी कामुकता से मुस्कुराते हुए लगातार कैंगलान और अन्य लोगों को देख रहा था। अन्य लोगों ने जब उसकी बात सुनी तो वे तुरंत हंसने लगे, और कुछ तो कामुक ढंग से कार्य करने लगे तथा कैंगलान के समूह को घूरने लगे। समूह का नेतृत्व करने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कैंगलान को देखा और कहा, आप ब्लैक फीनिक्स हैं, म्यू कैंगलान, है ना? जब उन्होंने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बात सुनी तो अन्य लोगों के चेहरों की मुस्कान तुरंत ही फीकी पड़ गई, और उनकी निगाहें कैंगलान पर टिक गईं। कैंगलान की नज़र एक पल के लिए अधेड़ उम्र के आदमी की गर्दन पर रुक गई। वहां एक खूंखार भेड़िए का टैटू बना हुआ था। उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, वुल्फ सोल मार्स। जब नानशूंग और अन्य लोगों ने कैंगलान की बात सुनी तो उनके चेहरे पर काफी भद्दे भाव आ गए। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, ब्लैक फीनिक्स, मैं, युआन फैंग, सीधे मुद्दे पर आना पसंद करता हूं। तुम्हारे फीनिक्स मर्क्स बुरे नहीं हैं। अगर तुम मेरे वुल्फ सोल मर्क्स में शामिल होने और मुझसे शादी करने को तैयार हो, तो हम अब से एक परिवार बन जाएंगे। अगर तुम मना करोगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा क्या इंतजार है। म्यू कैंगलान की कलाई थोड़ी हिली, इससे पहले कि एक खंजर उसके हाथ में आ जाता। अगर तुम मेरी आदमी बनना चाहती हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। दिलचस्प। युआन फैंग के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभरी, और फिर उसका शरीर म्यू कैंगलान की ओर बढ़ गया। म्यू कैंगलान ने कोई भी कमजोरी प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया, और उसका खंजर ठंडी चमक के साथ युआन फैंग की ओर झपटा। कुछ ही देर में दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। यांग ये ने देखा कि वे दोनों अंतरिक्ष के किसी भाग में नहीं घुसे थे। इसके अलावा, उनके आसपास का स्थान बहुत मजबूत था।
यहाँ तक अर्ध सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ और अर्ध सम्राट के बराबर के विशेषज्ञ के बीच की लड़ाई भी यहाँ के स्थान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। यह वास्तव में एक मध्यम दुनिया होने के लायक है। यांग ये ने अपने दिल में सिर हिलाया। उसे लगा कि केवल एक सम्राट ही इस दुनिया में जगह को तोड़ सकता है। अरे, इस बीच नानशून ने अचानक यांग ये को देखा और कहा, मैं बाद में आपकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए स्थिति के अनुसार कार्य करें। यांग ये थोड़ा स्तब्ध था। उसने दूसरी महिलाओं की ओर देखा, और जब उसने देखा कि वे गहन ऊर्जा के हल्के उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी, तो उसे तुरंत समझ आ गई। उनका आत्मसमर्पण करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार म्यू कैंगलान स्पष्ट रूप से एक घमंडी व्यक्ति थी, इसलिए वह किसी और की अधीनस्थ बनने के लिए कैसे तैयार हो सकती थी। इसके अलावा यह दूसरे व्यक्ति से शादी करने जैसे अपमानजनक तरीके से भी था। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और सिर हिलाया। सब ठीक है। अगर हालात और भी खराब हो गए तो मैं बस आत्मसमर्पण कर दूंगा। मुझे लगता है कि वे शायद मुझे नहीं मारेंगे। नानशून ने यांग ये की ओर देखा और चुप रहे। डैगर नेचर। इस बीच म्यू कैंगलान की आवाज गूंजी और फिर आसमान में अनगिनत खंजर की छवियां दिखाई दी। उन्होंने तुरंत एक पिंजरा बना दिया जिसने युआन फैंग को आसमान में फंसा दिया। छोड़ो, म्यू कैंगलान ने उग्रता से चिल्लाते हुए कहा, जब उसका शरीर वुल्फ सोल मर्स के विशेषज्ञों के समूह पर टूट पड़ा और उसका खंजर लगातार चमक रहा था। जिस समय म्यू कैंगलान ने आदेश दिया, नानशूंग और अन्य लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हथेलियां घुमाईं और एक तावीज वहां प्रकट हुआ। यांग ये ने उन तावीज़ों को दिव्य ग्रेट स्ट्राइडर तावीज़ों के रूप में पहचाना। उन सभी ने अपने शरीर पर तावीज़ लगाए और फिर वे प्रकाश की किरणों में बदल गए जो आसमान की ओर चली गईं। जब उसने उन्हें भागते हुए देखा तो म्यू कैंगलान ने उनसे लड़ाई जारी नहीं रखी और वह आसमान में गायब हो गई। यांग ये ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अचानक नानशूंग उसके पास लौट आया। यांग ये उसे देखकर दंग रह गया और वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसने उसका कंधा पकड़ लिया और आसमान में उड़ गई। टकराना। इस बीच युआन फैंग को फंसाने वाली खंजर की छवियां बिखर गईं और एक आकृति ने यांग यी और नानशून के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। यह युआन फैंग था। इस समय युआन फैंग और अन्य लोगों के चेहरे पर बेहद भद्दे भाव थे, खास तौर पर युआन फैंग। उसे उम्मीद नहीं थी कि म्यू कैंगलान वास्तव में उसे धोखा देगा। उसने पलटकर बगल की तरफ देखा। वहां 4 लाशें थीं। वे सभी म्यू कैंगलान की करतूत थीं। युआन फैंग ने आसमान की ओर देखा और म्यू कैंगलान और अन्य लोगों का अब कोई पता नहीं था। युआन फैंग की अभिव्यक्ति और भी उदास हो गई। इस बीच नानशूंग ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और यांग ये की कमर पर चुटकी काटी। उसने जोर से मरोड़ते हुए कहा, यह सब तुम्हारी गलती है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब मैं मरने जा रही हूँ। अगर ऐसा होता तो मुझे तुम्हें बचाने नहीं आना चाहिए था। मैं मरना नहीं चाहती। मैं एक अर्ध सम्राट बनना चाहती हूँ। मैं उस आदमी से बदला लेना चाहती हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वह वास्तव में रोने वाली लग रही थी। यांग यी अवाक रह गया। युआन फैंग ने नानशून की ओर ठंडी नजर से देखा और कहा, क्या तुम सब मजे नहीं करना चाहते थे? तुम सब अब मजे कर सकते हो। युआन फैंग के पीछे खड़े अन्य लोगों ने तुरंत नानशून को देखा और ठहाके लगाकर हंसने लगे। इसके बाद वे नानशून पर टूट पड़े। नानशून की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आंखों में अनिच्छा और दृढ़ संकल्प था। रुको। अचानक यांग ये ने नानशून को अपने पीछे खींच लिया और उसने युआन फैंग के समूह पर नजर डाली। फिर उसने एक गहरी सांस ली। ऐसा लगता है कि मैं अब और कम प्रोफाइल नहीं रख सकता। युआन फैंग और अन्य लोगों ने तुरंत यांग ये की ओर देखा। अध्याय 1162। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। यांग ये का चेहरा शांत था। उसने अपना बायां हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और युआन फैंग के समूह को शांति से देखा। दरअसल उसकी नज़र को उदासीनता के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे युआन फैंग और बाकी लोग चींटियां हों। नानशूंग अपने पीछे से यांग ये को घूर रहा था और वह थोड़ा स्तब्ध थी। उसे मार डालो। इस बीच युआन फैंग अचानक बोला। वह स्वाभाविक रूप से खुद को एक अर्ध संत से डरने की अनुमति नहीं देगा। वुल्फ सोल मर्क के विशेषज्ञ जो पहले हमला कर रहे थे, उन्होंने यांग ये पर एक बार फिर हमला करने में संकोच नहीं किया। अचानक यांग ये ने अपनी हथेली घुमाई और उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। यहां मौजूद हर कोई यह दृश्य देखकर दंग रह गया और जो विशेषज्ञ यांग यी पर हमला कर रहे थे वे फिर रुक गए। यह शून्य रैंक तलवार इरादा था। वे साधारण लोग नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि यांग यी की मुट्ठी में तलवार के इरादे से बनाई गई थी और यह शून्य रैंक तलवार का इरादा भी था। इस बीच नानशून की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। जाहिर है उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये के पास वास्तव में शून्य रैंक तलवार का इरादा था। युआन फैंग ने यांग ये को कुछ देर तक देखा और कहा, शून्य रैंक तलवार का इरादा। मैं देख रहा हूं कि मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम सिर्फ एक अर्धसंत हो, इसलिए मैं वास्तव में इस बारे में काफी उत्सुक हूं कि तुम कम प्रोफाइल रखना कैसे बंद करोगे।
यदि तुम हमें डराने के लिए अपनी पहचान का उपयोग करने का इरादा रखते हो, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपनी सांस बर्बाद मत करो। तुम्हें मरना ही होगा, भले ही तुम विश्व विध्वंसक पंथ के अनुयायी हो। जहां तक युआन फैंग का सवाल है, यांग ये निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वह अर्धसंत क्षेत्र में रहते हुए शून्य रैंक तलवार की मंशा को समझने में सक्षम था। हालांकि इसने यांग ये को मारने की उसकी इच्छा को और मजबूत कर दिया। अगर कोई किसी ऐसी शक्ति से किसी को नाराज करता है जिसे वह अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता है, तो उस व्यक्ति का सफाया करना और भविष्य की सभी समस्याओं को समाप्त करना सबसे अच्छा है, अगर उसकी ताकत इसकी अनुमति देती है। क्योंकि अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो यह वास्तव में उसे भविष्य की अंतहीन परेशानियों का सामना करने का कारण बनेगा। यह किसी को पूर्ण आपदा का सामना करने की सीमा तक भी ले जा सकता है। हालांकि उनके मन में अभी भी कुछ आशंकाएं थीं, क्योंकि असाधारण पृष्ठभूमि वाले लोगों के पास निश्चित रूप से तुरुप के पत्ते होते हैं। इसलिए युआन फैंग ने यांग यी को पहले हमला करने देने का फैसला किया ताकि वह अचानक पकड़े न जाएं। भले ही वह एक अर्ध सम्राट था, फिर भी वह हमेशा यथासंभव सावधानी से काम करने की कोशिश करता था, क्योंकि सावधानी ही वह कारण था जिसके कारण वह अब तक जीवित रह पाया था। यांग ये ने युआन फैंग और अन्य लोगों पर नजर डाली, और फिर उसकी नजर युआन फैंग पर पड़ी। मैं अपनी तलवार के एक झटके से तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युआन फैंग और अन्य लोग जोर से हंसने लगे, और उनकी हंसी उपहास से भरी हुई थी। नानशून ने भी अपना सिर हिलाया, और वह उससे 2 कदम दूर हो गई और ऐसे व्यवहार किया जैसे वह उसे जानती ही नहीं। एक अर्ध संत एक अर्ध सम्राट की हत्या कर रहा है। यह कोई अभूतपूर्व बात नहीं थी, लेकिन जो लोग ऐसा करने में सक्षम थे, वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। नानशून ने यांग ये की तरफ देखा। क्या यांग ये एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था? बिल्कुल नहीं। अगर वह था, तो वह सिर्फ एक अर्ध संत कैसे हो सकता है? आखिरकार वह उससे कई साल छोटी थी, लेकिन वह एक उच्च पद की संत थी। लेकिन यांग ये तो सिर्फ एक अर्ध संत था। इस अवधि के दौरान जब वह यांग ये के साथ थी, तो वह जानती थी कि यांग ये शेखी बघाड़ने का बहुत शौकीन है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इसमें इतना अच्छा होगा। यांग ये की बात सुनकर युआन फैंग पहले तो थोड़ा अचंभित हुआ, फिर वह हंसा। मैं वाकई बहुत उत्सुक हूँ। मैं इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हूँ कि तुम अपनी तलवार के एक ही झटके से मुझे कैसे मारोगे। आओ, मैं देखता हूँ कि तुम यह कैसे करते हो। युआन फैंग की समझदारी की वजह से वह स्वाभाविक रूप से यह समझ पाया कि यांग यी घायल हो गया है, और उसे काफी गंभीर चोटें भी आई थीं। फिर भी एक घायल अर्ध संत ने तलवार के एक ही वार से उसे मार डालने की बात कही थी। यांग ये गुस्से से बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। आओ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मुझे देखने दो कि तुम मुझे कैसे मारते हो। युआन फैंग ने यांग ये को थोड़ा और नीचे देखते हुए हंसते हुए कहा। जहां तक उसका सवाल था, यांग ये उन शिष्यों में से एक था जिनके पास कोई अनुभव नहीं था। शायद उसके पीछे खड़ी शक्ति काफी मजबूत थी, लेकिन यांग ये खुद अक्षम था। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, उसके नीचे प्रकाश का एक चक्र प्रकट हुआ, और वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था और उसे घेर रहा था। युआन फैंग और अन्य लोगों के चेहरे पर तुरंत ही यह दृश्य बदल गया, क्योंकि यह कम से कम सम्राट रैंक की तकनीक थी। युआन फैंग ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके चारों ओर कई गहरी ऊर्जा अवरोध दिखाई दिए। उसी समय उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जबकि उन पर एक ठंडी चमक टिमटिमा रही थी। समय की एक सांस बीत गई, 2 सांसें। जब समय की तीसरी सांस बीत गई, तो यांग ये अचानक गुस्से से दहाड़ उठा। युआन फैंग और बाकी लोगों की पलकें झपकने लगीं। लेकिन जब उन्हें लगा कि यांग ये हमला करने वाला है, तो यांग ये ने अचानक पलटकर नानशून को अपनी बाहों में कस लिया। फ्लैश! जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, वे तुरंत प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गए जो उनके सामने अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वे चले गए थे। युआन फैंग और अन्य लोग स्तब्ध रह गए, और उन्हें अपने सदमे से उबरने में थोड़ा समय लगा। बेशर्म कमीना! युआन फैंग गुस्से से दहाड़ा, और उसकी आवाज घाटी में गूंज उठी। क्योंकि उसे वास्तव में धोखा दिया गया था। उसे फिर से धोखा दिया गया था। इसके अलावा, उसे एक अर्ध संत ने धोखा दिया था। शुरू से ही, यांग ये ने कभी भी उससे लड़ने का इरादा नहीं किया था, और यांग ये ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था ताकि शून्य फ्लैश तलवार तकनीक को अंजाम देने और भागने के लिए समय मिल सके। लेकिन युआन फैंग ने वास्तव में एक मूर्ख की तरह काम किया और यांग ये को तकनीक को अंजाम देने का समय दिया। दरअसल, क्रोध के अलावा उसे सदमा भी महसूस हुआ, क्योंकि यांग ये तुरंत ही उसकी दिव्य अनुभूति के दायरे से बाहर निकल गई थी। उनकी दिव्य इंद्रिय 50,000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर सकती थी। बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए? युआन फैंग के पास बैठे विशेषज्ञों में से एक ने धीमी आवाज में पूछा। युआन फैंग ने कुछ देर तक गहराई से सोचा, फिर चेहरे पर उदासी के भाव के साथ बोला, उन्हें ढूंढो। वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका।
जंगल के अंदर यांग ये जमीन पर लेटा हुआ था जबकि नानशूंग उसकी बाहों में लेटा हुआ था। उनके आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा पेड़ धमाकों से टूटकर गिर गए थे। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, फिर नानशूंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और फिर उसने यांगे के शरीर को जोर से धक्का देकर खुद को ऊपर की ओर धकेला। इस बीच यांगे ने हौंफते हुए कहा और फिर उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे खून की एक धार बह निकली। नानशूंग ने अपना सिर नीचे किया और यांगे को देखते ही वह चौंक गई। यांगे के मुंह के कोने पर लगा खून सबसे चौंकाने वाला नहीं था, सबसे चौंकाने वाला तो उसके ऊपर लगा खून था। इस समय उसके कपड़े खून से पूरी तरह लाल हो चुके थे। नानशून की नज़र यांगे की नंगी छाती पर पड़ी और उसने देखा कि वह फट गई थी और दरारों से खून बह रहा था। यह बिल्कुल भयानक था। नानशून एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने जल्दी से 1 दर्जन से अधिक नीली जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें यांगे के मुंह के पास रख दिया। इन्हें खाओ। यांगे ने जड़ी बूटियों पर नजर डाली और अपना सिर हिलाया। वे मेरे लिए बेकार हैं। बोलते समय उसकी नज़र नानशून की स्थानिक अंगूठी पर पड़ी, क्योंकि उसमें ऊर्जा पत्थर थे। उसने उसकी निगाहें देखीं और जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। उसके बाद उसने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, ये मेरे हैं। यांगे के मुंह के कोने थोड़े से हिले और फिर उसने अपनी नज़र हटा ली और अपने दिल में धीरे से आह भरी। वह इसलिए आह नहीं भर रहा था क्योंकि वह कंजूस थी, वह इसलिए आह भर रहा था क्योंकि वह बहुत बदकिस्मत था। उसकी चोटें पहले से ही बहुत बुरी थीं, और अब शून्य फ्लैश तकनीक को लागू करने से वे और भी खराब हो गई थीं। अगर उसे अब खतरे का सामना करना पड़ा, तो वह केवल मौत के आने का इंतजार कर सकता था। इस बीच नानशून ने अचानक नर्म आवाज में पूछा, लगभग कितने चरम ग्रेड ऊर्जा पत्थरों को ठीक करने के लिए आपको जरूरत है? 10। यांग ये 10 बैंगनी क्रिस्टल कहने वाला था, लेकिन जब उसने सोचा कि वे कितने कीमती हैं और उनके प्रति उसका रवैया कैसा है, तो उसने जल्दी से अपनी बात बदल दी। अरे, मुझे दे दो। नहीं, मुझे 3 बैंगनी क्रिस्टल उधार दो। हालांकि सिर्फ 3 क्रिस्टल उसकी चोटों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते थे, लेकिन वे उसकी लगभग 30% ताकत बहाल कर सकते थे। 3 बैंगनी क्रिस्टल। नानशून की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उसे देखा और कहा, मैं क्यों नहीं? तुम इन जड़ी बूटियों को क्यों नहीं खाते? मेरे पास बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। यांगी अवाक रह गया। थोड़ी देर बाद यांगे ने अपनी नजरें हटा लीं। बस चले जाओ। हो सकता है कि वे लोग हमें जाने न दें और वे हमारी तलाश के लिए अपनी सेना भेज दें। नानशून ने धीरे से कहा, तो फिर तुम्हारा क्या? यांगे ने जवाब दिया, यह जगह ठंडी है। मैं जाने से पहले थोड़ी देर यहीं लेट जाऊंगा। नानशून एक पल के लिए हिचकिचाया और कहा, तो मैं सचमुच जा रहा हूं, ठीक है? यांगे ने उत्तर दिया, आगे बढ़ो। उसने उसकी ओर देखा, पलटी और चली गई। अध्याय 1163 मैं आत्मसमर्पण करता हूं। यांगे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने नानशून को उसके जाने के लिए दोषी नहीं ठहराया, न ही उसे दोषी ठहराने का अधिकार था। वह उसका कुछ भी एहसानमंद नहीं थी। इसके विपरीत, उसने कई मौकों पर उसकी मदद भी की थी। जैसे ही उसने आसपास की दुर्लभ आत्मिक ऊर्जा को महसूस किया, यांगे देवताओं को कोसने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार, इतनी दुर्लभ आत्मिक ऊर्जा के साथ, उसे संभवतः चलने की क्षमता वापस पाने के लिए कई महीनों तक यहाँ पड़े रहना होगा। यह वाकई एक निंदनीय जगह है। यांगे ने अपने दिल में आह भरी, क्योंकि यहाँ न केवल कोई आत्मिक ऊर्जा थी, बल्कि कोई तार्किक ऊर्जा भी नहीं थी। उस बूढ़े ने इस दुनिया के साथ क्या किया? यहाँ तक कि तार्किक ऊर्जा भी वास्तव में इस दुनिया से अलग थलग पड़ गई है। अचानक यांगे ने अपनी आंखें खोलीं, और उसके सामने पानी से भरी 2 आंखें दिखाई दीं। इन आंखों का मालिक नानशून था। यांगे ने पूछा, तुम वापस क्यों आए हो? नानशून ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, और वह स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रही थी, जैसे कि वह कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले रही हो। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और फिर उसने अपनी हथेली को पलटा और एक बैंगनी क्रिस्टल निकाला। उसने इसे यांगी के मुंह के पास ले जाकर कहा, इसे खाओ। यांगे ने उसकी ओर देखा और उसने कहा, जल्दी से इसे खा लो, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। यांगे ने हिचकिचाना बंद कर दिया और जल्दी से बैंगनी क्रिस्टल को निगल लिया। जैसे ही यह उसके अंदर गया, यह आध्यात्मिक ऊर्जा के अनगिनत धागों में बदल गया जिसे छोटे भंवर ने अवशोषित कर लिया। उसके बाद आदिम बैंगनी ऊर्जा के धागे छोटे भंवर से निकले और यांगे के क्षतिग्रस्त मेरिडियन और आंतरिक अंगों की मरम्मत शुरू कर दी। कुछ ही देर में यांगे ने अपनी आंखें खोलीं और नानशून को देखा। नानशून ने कमजोरी से कहा, क्या यह पर्याप्त नहीं है? यांगे ने हल्के से सिर हिलाया। नानशून ने एक गहरी सांस ली और फिर एक और बैंगनी क्रिस्टल निकाला और उसे यांगे के मुंह के पास ले आया। यांगे ने खुद को नहीं रोका और तुरंत उसे निगल लिया। लगभग 15 मिनट बाद यांगे ने फिर से अपनी आंखें खोलीं और उसे देखा। यांगे मदद नहीं कर सका, लेकिन दोषी महसूस कर रहा था जब उसने देखा कि वह आंसू के कगार पर थी, और वह कहने वाला था कि बस इतना ही काफी है।
इस बीच नानशून ने अचानक एक और बैंगनी क्रिस्टल निकाला और उसे यांग ये की मुट्ठी में ठूंस दिया। उसके बाद वह बगल में बैठ गई, अपनी बाहों को अपने घुटनों के चारों ओर लपेट लिया और अपना सिर अपनी जांघों में दबा लिया। यांग ये ने धीरे से आह भरी। वह खड़ा हुआ और उसके पास गया और फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें 10 गुना लौटा दूंगा। नहीं, 100 गुना। ठीक है। नानशून ने कुछ नहीं कहा। यांग ये बोलने ही वाला था कि तभी दूर से एक रोशनी की किरण चमकी और देर नहीं लगी और दो महिलाएं उनके सामने आ गईं। वे कोई और नहीं बल्कि म्यू कैंगलान और गुलान थीं। म्यू कैंगलान और गुलान ने जब देखा कि नानशून ठीक है तो वे निश्चिंत हो गए। अचानक म्यू कैंगलान की नज़र यांग ये की मुट्ठी में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल पर पड़ी और उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और नानशून के हाथ की स्थानिक अंगूठी तुरंत उसकी मुट्ठी में आ गई। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें से बह गई और जब उसने देखा कि वह खाली है तो उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव प्रकट हुआ। उसके बाद जब उसने यांग ये पर अपना खंजर घुमाया तो उसकी आकृति चमक उठी। अब क्या? यांग ये के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। उसने अपनी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक साथ दबाया और उसकी उंगलियों के सिरे पर रोशनी की एक किरण चमक उठी। अचानक नानशून उसके सामने आ गया और इसने म्यू कैंगलान को तुरंत रोक दिया। नानशून ने धीरे से कहा, बड़ी बहन कैंगलान, यह मैं ही थी जिसने उन्हें दिया था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। म्यू कैंगलान ने कहा, एक तरफ हटो। नानशून ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, बड़ी बहन कैंगलान, वे मेरे अपने बैंगनी क्रिस्टल थे। तो मुझे इसे अपने आप ही निपटाने दो, ठीक है? म्यू कैंगलान की आवाज उग्र हो गई, मैंने तुमसे कहा था कि एक तरफ हट जाओ। नानशून की नाजुक आकृति थोड़ी कांप उठी जब उसने देखा कि कैंगलान गुस्से में है। जाहिर है, नानशून म्यू कैंगलान से काफी डरती थी जब वह गुस्से में थी। इस बीच यांग ये ने नानशून को अपनी तरफ खींचा और उसने म्यू कैंगलान को देखा और कहा, 3 बैंगनी क्रिस्टल। मैंने अभी उससे 3 बैंगनी क्रिस्टल उधार लिए हैं। क्या तुम्हें वाकई ऐसा व्यवहार करना है? यांग यी को बहुत गुस्सा आया। आखिरकार उसके पास कभी दसियों हजार थे। 10,000 3 बैंगनी क्रिस्टल। इस बीच गुलान अचानक गुस्से में बोली, क्या आप जानते हैं कि नानशून ने उन्हें प्राप्त करने के लिए कितने समय तक बचत की? क्या आप जानते हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए उसने कितना त्याग किया? 3 साल। पूरे 3 साल का समय। उसने उन्हें पूरे 3 साल की बचत से प्राप्त किया। वह पिछले 3 सालों में एक अच्छा हथियार या कवच खरीदने के लिए भी तैयार नहीं थी। भले ही उसे चोटें लगी हों, वह अपनी चोटों को ठीक करने के लिए सबसे साधारण ब्लू स्पिरिट जड़ी बूटियों का उपयोग करेगी और उसने अच्छे उपचार तावीज खरीदने से इनकार कर दिया। फिर भी आपने वास्तव में उसे अपने बैंगनी क्रिस्टल देने के लिए धोखा दिया। आपको बिजली से मारा जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यांग यी अवाक रह गया। गुलान ने आगे कहा, नानशून, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। अभी हट जाओ और हमें उसे मारने दो। नानशून ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। मैंने उसे अपनी मर्जी से दिया। गुलान, बड़ी बहन कैंगलान, यह मेरा निजी मामला है, इसलिए मुझे खुद ही इससे निपटना चाहिए, ठीक है? इससे निपटो मेरी गांड। गुलान गुस्से में थी, तुम मूर्ख हो। तुम बहुत बड़ी मूर्ख हो। वह स्पष्ट रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं दिखता। क्या उसने तुम्हें बताया कि वह उन्हें नहीं मांग रहा है और तुमसे उधार ले रहा है? इसके अलावा उसने कहा कि वह तुम्हें और लौटा देगा, है ना? यांग यी अवाक रह गया। नानशून ने गुलान को देखा और थोड़ा आश्चर्य से बोला, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गुलान ने झल्लाहट से नान शून की ओर देखा, तुमने वास्तव में ऐसे बेवकूफ झूठ पर विश्वास किया? क्या मुझे तुम्हें भोला कहना चाहिए? या मुझे तुम्हें बेवकूफ कहना चाहिए? एक तरफ हटो और मुझे उसे मारने दो। इस समय गुलान हमला करने ही वाला था। अचानक यांग ये की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई, सावधान। इसी बीच अचानक उनके सामने से 3 काले तीर निकले। म्यू कैंगलान और गुलान के हाव भाव तुरंत बदल गए और उन्होंने तेजी से अपने खंजर निकाले और घुमाए। बैंग बैंग। म्यू कैंगलान और गुलान को लगभग 300 मीटर पीछे धकेला गया, तब जाकर वे आखिरकार रुक पाए। जहां तक यांग यी का सवाल है, उसने नानशून को पकड़ लिया था और उसी समय एक कदम आगे बढ़ गया था जब वे 3 तीर उनके सामने से निकले थे। इसलिए उनमें से एक तीर ने उसे छूकर ही निकल गया। इस बीच एक महिला धनुष लेकर उनके सामने आई। उसी समय उनके चारों ओर कुछ 100 लोग दिखाई दिए और वे सभी वास्तव में संत थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लंबे धनुष वाली महिला के पास कुछ पिंजरे थे और उन सभी में फीनिक्स मर्ज के सदस्य थे। म्यू कैंगलान का चेहरा उतर गया। आत्माभक्षक मार्क। यांग ये ने नानशून के पास से धीरे से कहा, चलो चलें। बोलते बोलते उसने नानशून को अपनी बाहों में ले लिया और शून्य फ्लैश तलवार तकनीक के साथ भागने वाला था। वह थोड़ा ठीक हो गया था, इसलिए उसे अब शून्य फ्लैश तलवार तकनीक को अंजाम देने के लिए बस कुछ समय की जरूरत थी। नानशून ने कहा, बड़ी बहन कैंगलान और गुलान को हमारे साथ ले जाओ।
यांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं अपने साथ केवल एक ही व्यक्ति को ला सकता हूँ। वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी मौजूदा ताकत सिर्फ एक व्यक्ति को साथ ले जाने के लिए पर्याप्त थी। अगर वह दो लोगों को साथ ले जाने की कोशिश करता तो बहुत संभावना थी कि वे सभी अंतरिक्ष के अराजक प्रवाह में मर जाते। नानशून ने कहा, तो मैं नहीं जा रहा हूँ। अचानक लंबे धनुष वाली महिला ने अपना तीर निकाला और यांग यी पर निशाना साधते हुए उसे गिरा दिया। यांग ये यह देखकर दंग रह गया और उसने जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाए। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। अध्याय 1164। तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। समर्पण। यहाँ मौजूद हर कोई दंग रह गया। यहाँ तक कि धनुषधारी महिला भी दंग रह गई और उसने धनुष नीचे करने से पहले कुछ देर तक उसे देखा। काय गु लैन ने यांग ये को घूर कर देखा। म्यू कैंगलान ने यांग ये की ओर देखा और फिर अपनी नजरें हटा लीं। जहां तक नानशून का प्रश्न है, वह 2 कदम एक और हट गई और ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे वह उसे जानती ही न हो। आखिरकार आत्मसमर्पण करना अपमानजनक था, खासकर तब जब यह एक पुरुष था जिसने आत्मसमर्पण किया था। यह और भी अपमानजनक हो गया। यांग ये ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसका निचला धनुष दूर चला गया है। वह एक अर्ध सम्राट थी, इसलिए उसके तीर से पीड़ित होने से संभवतः उसके शरीर की चोटें अपनी पिछली स्थिति में वापस आ जाएंगी। इस समय उसके पास अपने शरीर की मरम्मत के लिए कोई बैंगनी क्रिस्टल नहीं था। वह आखिरकार बड़ी मुश्किल से थोड़ा ठीक हो पाया था और वह फिर से अपंग नहीं होना चाहता था। जहां तक गुलान ने जो कहा, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हालांकि उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। आखिरकार जब से वह यहाँ आया था तब से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। यांग ये ने महिला की तरफ देखा। वह बहुत लंबी और दुबली थी, जो उसके खुद से भी लंबी थी, और उसने एक टाइट फिटिंग वाली हरी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक गहरे हरे रंग का धनुष था। जहां तक उसकी शक्ल की बात है तो वह बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका व्यवहार वीरतापूर्ण था। यांग यी की नजर बाईं ओर घूमी और महिला के दाईं ओर बैठे बूढ़े आदमी पर पड़ी। बूढ़ा आदमी भी एक अर्ध सम्राट था, 2 लगभग सम्राट। महिला की नजर म्यू कैंगलान पर पड़ी और उसने कहा, ब्लैक फीनिक्स, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। डूम्सडे सिटी में तुम्हारी काफी प्रतिष्ठा है। तुम्हारे फीनिक्स मर्ज और मेरे सोलिटर मर्ज के बीच की दुश्मनी को हम कैसे सुलझाएं? म्यू कैंगलान ने कहा, सच कहो, अपनी सांसें क्यों बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, लंबे धनुष वाली महिला ने कहा, आपके फीनिक्स मर्द बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। मैं येलियुन उन्हें पसंद करती हूँ। अपने लोगों को लाओ और मेरे साथ चलो। हम सुख दुख साझा करेंगे। म्यू कैंगलान ने पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? येलियुन ने उदासीनता से उत्तर दिया, तुम सब मर जाओगे। म्यू कैंगलान चुप हो गया। येलियुन भी चुप हो गया। लेकिन यांग ये ने देखा कि उसकी नज़र वास्तव में समय समय पर उस पर पड़ रही थी। इस खोज ने यांग ये को चौंका दिया और वह जानता था कि यह निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि वह नानशून को अपने साथ ले जाने और उसके तीर को चकमा देने में सक्षम था। लेकिन सौभाग्य से येलियुन मू कैंगलान की तरह निर्दयी नहीं थी, इसलिए वह शायद सिर्फ उत्सुक थी और उसके प्रति ज्यादा बुरी मंशा नहीं रखती थी। अन्यथा उसने अभी अपना धनुष नीचे नहीं किया होता। म्यू कैंगलान बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने येलियुन के बगल में रखे पिंजरों को देखा। उन सभी में फीनिक्स मर्द के सदस्य थे। हालांकि वे सभी कैद थे, लेकिन वे घायल नहीं थे। थोड़ी देर बीत गई और फिर म्यू कैंगलान ने येलियुन की ओर देखा और कहा, इस क्षण से फीनिक्स मर्ज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। येलियुन ने हल्की मुस्कान दिखाते हुए कहा, आज से म्यू कैंगलान मेरे सोलिटर मर्ज का उपनेता है। जल्दी से अपने नए उपनेता का अभिवादन करो। उपनेता। सोलिटर मर्ज के अनगिनत सदस्यों ने म्यू कैंगलान को हल्का सा झुकाया। येलियुन ने आगे कहा, ब्लैक फीनिक्स, तुम सिर्फ मेरे सोलिटर मर्ज में ही मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो। जो लोग अतीत में तुम्हारे फीनिक्स मर्ज से जुड़े थे, वे अब भी तुम्हारे अधीनस्थ होंगे और तुम उन्हें खुद ही संभालोगे। म्यू कैंगलान येलियुन के पास गई और घुटने टेकने ही वाली थी, लेकिन येलियुन ने उसे रोक दिया, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। अब से हम बहनें हैं। म्यू कैंगलान ने येलियुन की ओर देखा और फिर येलियुन के पास खड़ी होने से पहले उसने हल्के से सिर हिलाया। येलियुन ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया और फिर फीनिक्स मर्ज के बंदी सदस्यों को तुरंत रिहा कर दिया गया। यांग ये ने यह देखकर राहत की सांस ली। यह बहुत बढ़िया है कि उन्होंने इसे शांतिपूर्वक हल कर लिया। आखिरकार अगर वे वास्तव में लड़े तो उसे निश्चित रूप से नानशून को लेकर भागना होगा। लेकिन एक बार जब उसने शून्य फ्लैश तलवार तकनीक को अंजाम दिया तो उसकी चोटें निश्चित रूप से पहले जैसी हो जाएंगी। सौभाग्य से स्थिति एक अच्छी दिशा में विकसित हुई थी। यांग ये ने यहाँ के लोगों पर नजर डाली और चुपके से वहां से निकल जाने वाला था। हालांकि यहाँ काफी खतरनाक था, लेकिन यहाँ रहना और भी खतरनाक था। म्यू कैंगलान और गुलान हमेशा उसे मारने के बारे में सोचते रहते थे। अब जब वह थोड़ा ठीक हो गया था तो उसके पास अपनी पिछली लड़ाकू शक्ति का कम से कम 20% था। खतरे को भांपने की अपनी क्षमता के साथ अगर वह जाने के बाद सावधान रहता तो शायद उसकी जान को खतरा न होता। जहां तक उस अंगूठी की बात है जो लेडी ने उसे दी थी,
वह अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसे वापस नहीं ले सकता था। इसलिए सबसे अच्छा उपाय यह था कि म्यू कैंगलान की तलाश में आने से पहले वह अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने के बारे में सोचे। किसी भी मामले में उसने उस पर अपना आध्यात्मिक ब्रांड छोड़ दिया था, इसलिए वह इसे महसूस कर सकता था चाहे वह किसी के पास भी हो। सोलिटर मर्ग के सदस्यों ने यांग ये पर कोई ध्यान नहीं दिया। यांग ये सिर्फ एक अर्ध संत था और वह उनकी रुचि जगाने के लिए बहुत कमजोर था। यांग ये धीरे धीरे चलता रहा जब तक कि वह समूह के पीछे नहीं पहुंच गया, लेकिन जब वह भागने वाला था तो उसके चेहरे पर भाव अचानक बदल गए। उसके बाद एक आकृति चमकी और म्यू कैंगलान उसके सामने प्रकट हुआ। म्यू कैंगलान ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? वह मुझे अपनी निगाहों में लिए हुए है। यांग ये एक पल के लिए झिझकी और फिर सच बोल दिया, मैं भाग जाना चाहती हूँ। वह बहुत चालाक थी, इसलिए उसे धोखा देना असंभव था। इसलिए सच बताना ही बेहतर था। म्यू कैंगलान ने कुछ नहीं कहा और वह बस यांग ये को देखती रही। यांग ये ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और उसकी नजरों से नजरें नहीं मिलाईं। हालांकि उसका दाहिना हाथ जो उसने अपनी पीठ के पीछे छिपा रखा था, धीरे धीरे मुट्ठी में बंद हो गया था। अचानक ये लियूयुन पास आया। कैंगलान, क्या हुआ? म्यू कैंगलान ने अपनी नजरें हटा लीं और कहा, मैं बस एक मामूली मामले से निपट रही हूँ। इस बीच नानशूंग और गू लान भी वहां आ गए। नानशूंग के हाव भाव थोड़े बदल गए जब उसने म्यू कैंगलान को यांग ये के सामने खड़ा देखा और वह जल्दी से यांग ये के पास चली गई और फिर धीरे से बोली, बड़ी बहन कैंगलान, उसने वास्तव में मुझे धोखा नहीं दिया। यह मैं ही थी जो उसे उधार देना चाहती थी। म्यू कैंगलान ने नानशून की ओर देखा और अपना सिर हिलाया, मैं अब इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगी। उसके बाद उसने ये लियुन को देखा और पूछा, नेता, क्या आपको कुछ चाहिए? बस मुझे लियुन कहो। ये लियुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खबर मिली है कि यहाँ से लगभग 50,000 किलोमीटर दूर एक पर्वत श्रृंखला में खंडहर देखे गए हैं। यह बहुत संभावना है कि यह एक संप्रदाय है जो तब नष्ट हो गया था जब डार्कहेल महाद्वीप विनाश का सामना कर रहा था। मुझे नहीं पता कि वह शक्ति किस रैंक की थी। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस रैंक की थी, मुझे लगता है कि हमें जाकर देखना चाहिए। म्यू कैंगलान ने कुछ क्षण गहराई से सोचा और कहा, क्या यह जानकारी विश्वसनीय है? ये लियुन ने सिर हिलाया। म्यू कैंगलान ने कहा, हमें वाकई एक नज़र डालनी चाहिए। हालांकि अनगिनत भाड़े के सैनिक आमतौर पर हर खंडहर में घुस जाते हैं। यह इस हद तक है कि 3 शहरों, 2 संप्रदायों और एक पंथ के विशेषज्ञ भी वहां मौजूद हो सकते हैं। हमारी ताकत 6 महाशक्तियों के विशेषज्ञों को शायद लगता है कि खंडहर उनके नीचे हैं, जब तक कि यह डायमंड रैंक की शक्ति का खंडहर न हो। हालांकि यह संभवतः डायमंड रैंक की शक्ति का नहीं है, अन्यथा यह अब तक 6 महाशक्तियों के विशेषज्ञों द्वारा कब्जा कर लिया गया होता। ये लियुन ने आगे कहा, बेशक, भले ही यह ऐसा न हो, यह अभी भी बेहद खतरनाक है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे आजमाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? म्यू कैंगलान ने कहा, वास्तव में आप स्वयं ही निर्णय ले सकते हैं। ये लियुन मुस्कुराए, आप उपनेता हैं, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से आपसे इस पर चर्चा करनी होगी। कैंगलान, हम दोनों महिलाएं हैं। इस बीमार दुनिया में हम महिलाओं के लिए जीवित रहना आसान नहीं है। इसलिए मैंने आपको कभी भी अधीनस्थ नहीं माना और इसके बजाय मैंने आपको अपनी बहन माना है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने दिल की शिकायतों को दूर कर सकेंगी और मेरे साथ मिलकर काम कर सकेंगी, ताकि हम इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बेहतर अवसर पा सकें। म्यू कैंगलान ने बहुत देर तक गहराई से सोचा और कहा, मैं करूंगा। ये लियुन मुस्कुराए और फिर उसने आसमान की ओर देखा। रात हो गई है। चलो आज रात आराम करते हैं और सुबह निकल पड़ते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ये लियुन मुड़ी और चली गई। यांग ये ने ये लियुन की ओर देखा। वह या तो बहुत बुरी है या बहुत दयालु। दयालु लोग निश्चित रूप से इस दुनिया में जीवित रहने में असमर्थ थे, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह बहुत सक्षम थी। कम से कम नानशूंग और अन्य लोगों को उसके बारे में बहुत अच्छी धारणा थी, और यहाँ तक म्यू कैंगलान का उसके प्रति रवैया भी बदल गया था। म्यू कैंगलान ने यांग ये की ओर देखा और फिर मुड़कर जाने लगा। गू लान ने भी यांग यी को घूर कर देखा और फिर वैसा ही किया। नानशूंग ने पूछा, क्या तुम भागना चाहते हो? यांग ये ने सिर हिलाया, तुम्हारी बड़ी बहन कैंगलान हर समय मुझे मारने के बारे में सोचती रहती है, इसलिए मुझे भागना होगा। नानशूंग ने कहा, वह वास्तव में बहुत अच्छी इंसान है। यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, यह बात सिर्फ तुम सब पर लागू होती है। देखो वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। वह हर समय मुझे मारना चाहती है। जैसे ही उसने कहा, यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और उसकी हथेली पर एक बैंगनी क्रिस्टल दिखाई दिया। यह वही बैंगनी क्रिस्टल था जो नानशूंग ने उसे पहले दिया था, लेकिन उसने इसे खाया नहीं था। उसने उसे उसके पास पहुंचाया और कहा, मुझे खेद है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए उन बैंगनी क्रिस्टल को प्राप्त करना इतना मुश्किल था। चिंता मत करो, मैं अपना वादा निभाता हूँ। मैं तुम्हें भविष्य में बैंगनी क्रिस्टल की अनंत आपूर्ति दूंगा।
तुम फिर से शेख ही बघार रहे हो। नानशून ने यांग ये की हथेली पर लगे बैंगनी क्रिस्टल पर नजर डाली और कहा, बस इसका इस्तेमाल करो। बोलते बोलते वह एक पेड़ के पास चली गई और उसके नीचे बैठ गई। उसने अपना शरीर पेड़ से टिकाया, अपनी बाहें घुटनों पर लपेटी और आसमान में छाए काले बादलों को देखा। हालांकि चांदनी बादलों से होकर नहीं गुजर सकती थी, फिर भी यहाँ हल्की चांदनी थी। यह चांदनी थी जिसे सोलिटर मर्ज ने मूनलाइट स्टोन्स के जरिए बनाया था। यांग ये चलकर नानशून के पास बैठ गई। क्या तुम मेरे साथ इसलिए इतनी अच्छी हो क्योंकि मैं उस आदमी लिन जिंग की तरह दिखती हूँ? नानशून ने कुछ नहीं कहा। वह बस काले बादलों को देखती रही, उसकी आंखों में थोड़ा खाली भाव था। यांग ये ने पूछा, क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं? नानशून ने यांग ये को देखने के लिए मुड़कर देखा और उसने उसे कुछ देर तक देखा, फिर धीरे से बोली, वह मेरा मंगेतर था। हमारी सगाई हो चुकी थी, लेकिन उसकी प्राकृतिक प्रतिभा अचानक उसके भीतर जाग उठी और उसके पास एक जन्मजात काया थी जो लाखों में एक थी। उसके बाद 3 संप्रदायों में से एक डार्क स्काई संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु ने उसे पसंद किया। क्या आपने डार्क स्काई संप्रदाय के बारे में सुना है? यह बहुत शक्तिशाली है। हमारे डार्क हेल महाद्वीप में 2 संप्रदाय और 3 शहर हैं, और डार्क स्काई संप्रदाय उन संप्रदायों में से एक है। यह एक डायमंड रैंक की शक्ति है। डार्क स्काई संप्रदाय में एक दिव्य ग्रेड आत्मा नस है। इसके अलावा पूरे महाद्वीप में 10 से अधिक दिव्य ग्रेड आत्मा नसें नहीं हैं। यांग ये ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? नानशून ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और वह फिर से बोलने से पहले बहुत देर तक चुप रही। उसके बाद उसने कहा कि मैं उसके लायक नहीं हूं और मुझे तलाक दे दिया। नानशून ने अचानक यांग ये को देखा और फिर उसने कहा, वास्तव में उसका जन्मजात शरीर कुछ खास नहीं है ना? यांग ये ने सिर हिलाया, वास्तव में यह कुछ खास नहीं है। यांग ये का जवाब पाकर नानशून को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और उसने आगे कहा, मैंने सुना है कि वह अभी भी अर्ध सम्राट क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। मैं उससे पहले अर्ध सम्राट क्षेत्र में पहुंचने जा रही हूं। मैं उसे एहसास दिलाऊंगी कि मैं उसके लायक नहीं थी, वह मेरे लायक नहीं था। इस बिंदु पर उसने अचानक धीरे से आह भरी और उसकी आंखों में बेबसी और निराशा की झलक थी। लेकिन मुझे अर्ध सम्राट क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 या 6 बैंगनी क्रिस्टल की आवश्यकता है। इसके अलावा यह तभी संभव है जब मेरी किस्मत अच्छी हो। अगर मेरी किस्मत अच्छी नहीं है तो 10 भी शायद पर्याप्त न हो। 10। मुझे इतने सारे इकट्ठा करने के लिए 10 साल तक बचत करनी होगी। 10 साल। अफसोस। यांग ये मुस्कुराई और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर को सहलाया, शायद कोई चमत्कार हो जाए। नानशून ने अपना सिर दूर कर लिया और फिर उसने नाराजगी के साथ यांग ये की ओर देखा। तुम वास्तव में मुझे सांत्वना देने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम वास्तव में मेरा फायदा उठाना चाहते हो। गुलान ने कहा कि तुम एक विकृत व्यक्ति हो और मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। यांग ये अवाक रह गया। अध्याय 1165 प्राचीन खंडहर। रात में दुनिया और भी ज्यादा धूसर और काली हो जाती थी। ऊपर आसमान में काले रंग का एक असीम विस्तार था और यह एक विशाल ब्लैक होल जैसा था। यांग ये ने अपनी आकृति को एक बड़े पेड़ के सहारे टिका दिया और नानशूंग उसके बगल में थी। उसकी आकृति भी पेड़ के सहारे टिकी हुई थी, लेकिन उसका सिर किसी तरह यांग ये के कंधे पर आ गया था। यांग ये चुप रहा और आकाश की ओर देखता रहा। इस समय उसने कई लोगों के बारे में सोचा। सु किंगशी और आदिकालीन शिवालय के अन्य लोगों के बारे में। उसने शियाओ युक्सी, एन नानजिंग और वाइट डी अकादमी के अन्य लोगों के बारे में सोचा जो रेडियंट आयाम में थे, और उसने लेडी झूंगवेरन के बारे में सोचा जो रेडियंट आयाम को छोड़ चुकी थी। 3 वर्ष। यदि वह 3 साल में वापस नहीं आ सका तो वे सभी मर जाएंगे। उसके पास केवल 3 वर्ष का समय था। यांग ये ने इस बिंदु पर अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। वह जानता था कि वह समय बर्बाद नहीं कर सकता। उसे जल्द से जल्द ठीक होना था और फिर अपनी साधना में सुधार करना था। इसके अलावा स्टेलर स्वॉर्ड डायग्राम प्राप्त करना उसके सर्वोत्तम हित में होगा। उसे मजबूत बनने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना था। बहुत समय बीतने के बाद यांग ये ने अपने विचारों पर काबू पाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे नींद आने में ज्यादा समय नहीं लगा। म्यूकैंगलान अचानक यांग ये और नानशून से कुछ ही दूरी पर दिखाई दी, जबकि उसके हाथ में एक खंजर था। वह यांग ये और नानशून को बहुत देर तक चुपचाप देखती रही और फिर वह पलट गई और रात के घूंघट में गायब हो गई। उसके जाते ही यांग ये ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर वह गई थी, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले दिन भोर होते ही सोलिटर मर्क्स एक बार फिर निकल पड़े। उनमें कोई कमजोर नहीं था, इसलिए भले ही उन्होंने गहन ऊर्जा का उपयोग न किया हो, फिर भी उनकी गति बहुत तेज थी। इसलिए उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचने में 4 घंटे से भी कम समय लगा, जो लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ था। इस समय पहाड़ के सामने काफी लोग एकत्र हो गए थे और अधिक से अधिक भाड़े के सैनिक और स्वतंत्र साधक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब सोलिटर मर्क्स आए तो कई लोगों ने तुरंत उनकी तरफ देखा। डर के अलावा उनकी आंखों में सतर्कता का एक निशान था। जाहिर है कई लोगों ने सोलिटर मर्क्स को पहचान लिया।
यांग यी ने आसपास के वातावरण पर नजर डाली और वह चौंक गया क्योंकि यहाँ कम से कम 10 अर्ध सम्राट थे। इस बीच ये लियूयुन ने 2 कदम आगे बढ़ाए और अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। हर कोई, मेरे सोलिटर मर्ज यहाँ आप सभी के समान ही उद्देश्य से आए हैं, और यह केवल धन की तलाश है। मुझे लगता है कि आप सभी ने कुछ नियम बनाए हैं। ये लियूयुन की नज़र दूरी पर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी और उसने कहा, आपको एल्डमो होना चाहिए, स्नोलैंड मर्ज के नेता जिन्होंने इस खंडहर की खोज की, है ना? यांग ये ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वह एक अर्ध सम्राट था और बूढ़े आदमी के बगल में 2 अन्य मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे। वे दोनों भी अर्ध सम्राट थे। इसके अलावा उनके पीछे लगभग 700 विशेषज्ञ थे और उन विशेषज्ञों में सबसे कमजोर संत दायरे में था। यह कहा जा सकता है कि स्नोलैंड मर्ज यहाँ अधिक मजबूत समूह था। यांग ये यह देखकर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जबकि डार्क हिल कॉन्टिनेंट में आत्मिक ऊर्जा दुर्लभ थी, उसके पास जितने विशेषज्ञ थे वह रेडियंट आयाम से कम नहीं थे। इसका मुख्य कारण निश्चित रूप से यह था कि यहाँ कोई स्वर्गदाव नहीं था। रेडियंट आयाम में संत और अर्ध सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कई विशेषज्ञ अपने स्वर्गीय क्लेशों के कारण मर जाते थे, लेकिन यहाँ कोई स्वर्गदाव नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में इस महाद्वीप पर संत और अर्ध सम्राट अब दुर्लभ नहीं थे। एल्डमो ने ये लियून की ओर देखा और कहा, तुम वास्तव में बहुत तेज हो। ये लियून ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ मो, मेरे सोलिटर मर्ग भी खंडहरों में अपनी किस्मत आजमाने का इरादा रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमें वह अवसर देंगे। एल्डमो ने कुछ देर तक येलियुन को देखा और फिर जवाब दिया, बेशक। धन्यवाद। येलियुन ने एल्डमो की ओर मुट्ठी बांधते हुए कहा, सीनियर मो, चूंकि सभी अभी भी यहाँ हैं, मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा है। एल्डमो ने थोड़ा सिर हिलाया, यहाँ एक संरचना है, लेकिन समस्या यह नहीं है। समस्या यह है कि बलपूर्वक इसे तोड़ने से पूरी पर्वत श्रृंखला ढह सकती है। तो यही कारण है। येलियुन ने आगे कहा, तो मुझे यकीन है कि सीनियर मो ने इससे निपटने का एक तरीका ढूंढ लिया है ना? एल्डमो ने उत्तर दिया, मैं फॉर्मेशन हटाने के लिए एक फॉर्मेशन मास्टर को लाया हूं और इसे पूरा होने में अधिक से अधिक 1 घंटा लगेगा। येलियुन ने सोलिटर मर्ज को एक तरफ ले जाने से पहले हल्के से सिर हिलाया। उस स्थान पर कई स्वतंत्र साधक थे, लेकिन वे इतने समझदार थे कि सोलिटर मर्ज को अपनी ओर आते देखकर वहां से चले गए। येलियुन ने उन स्वतंत्र साधकों की ओर अपनी मुट्ठियां बांधी, धन्यवाद। येलियुन के कार्यों से उन स्वतंत्र साधकों को, जो थोड़े अप्रसन्न थे, तुरंत अच्छा महसूस हुआ। यांग ये ने दूर से स्नोलैंड मर्क्स पर नजर डाली। बूढ़े आदमी, एल्डमो और स्नोलैंड मर्क्स के सभी अन्य सदस्यों के हाव भाव काफी भद्दे थे। यांग ये इस दृश्य को देखकर खुद को काफी खुश महसूस कर रहा था। जाहिर है, स्नोलैंड मर्क्स ने खंडहर की खोज करने के बाद सब कुछ अपने लिए काटने का इरादा किया था। हालांकि किसी कारण से इसकी खबर लीक हो गई थी, इसलिए जबकि वे अभी भी यहाँ सबसे मजबूत थे, उन्होंने अब और सब कुछ अपने लिए लेने की हिम्मत नहीं की। यदि उन्होंने ऐसा किया, तो वे, अर्थात स्नोलैंड मर्क्स, निश्चित रूप से सबसे पहले मरने वाले होंगे। इस अराजक दुनिया में खंडहर की खोज कई स्वतंत्र साधकों और भाड़े के सैनिकों के लिए अपना भाग्य बदलने का अवसर हो सकता है। इसलिए जब तक किसी के पास पूर्ण शक्ति न हो, जो कोई भी अपने लिए सब कुछ लेने की हिम्मत करेगा, वह निश्चित रूप से सभी द्वारा घेर लिया जाएगा। हालांकि ये लियूयुन शुरू से ही विनम्रता से काम कर रही थी। यांगे को लगा कि वह सिर्फ स्नोलैंड मर्ज के लिए नाटक कर रही थी। स्नोलैंड मर्ज सहमत हो या न हो, सोलिटर मर्ज इस खंडहर में मौजूद लूट का हिस्सा जरूर लेंगे। यांगे ने ये लियूयुन पर नजर डाली। उन्होंने महसूस किया कि उनकी क्षमता यू बुशुंग और डिंग शाओयाओ से तुलनीय थी। अचानक दूर से एक और समूह आया। यांगे, म्यूकेंगलान और फीनिक्स मर्ज के अन्य सदस्य इस समूह को देखकर दंग रह गए, क्योंकि यह वुल्फ सोल मर्ज ही थे जिन्होंने पहले उन पर घात लगाकर हमला किया था। वुल्फ सोल मर्क्स ने म्यूकेंगलान और अन्य लोगों को भी देखा। जब दुश्मन एक दूसरे से भिड़ गए तो तनाव बढ़ गया। कई वुल्फ सोल मर्क्स आगे बढ़े, लेकिन उन्हें उनके नेता युआन फैंग ने रोक दिया। युआन फैंग ने म्यूकेंगलान को देखा और फिर उसकी नज़र ये लियून पर पड़ी। इससे पहले कि वह मुस्कुराता, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मर्क लीडर म्यू वास्तव में सोलिटर मर्क में शामिल हो गया। बधाई हो, मर्क लीडर। ये लियून ने युआन फैंग की ओर देखा और कहा, कैंगलान अब मेरी बहन है। अगर उसके और मर्क लीडर युआन के बीच दुश्मनी रही है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम बीती बातों को भूल जाओगे। ठीक है। युआन फैंग ने म्यू कैंगलान की ओर देखा और मुस्कुराया, बेशक। ये लियून ने थोड़ा सिर हिलाया और एक शब्द भी नहीं कहा। युआन फैंग ने म्यू कैंगलान और ये लियून पर नजर डाली। वह वुल्फ सोल मर्ज को दूर ले जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर यांगे पर पड़ी। युआन फैंग की नजर को देखकर यांगे की पलकें झपक गईं। साफ है, उस आदमी का यांगे को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। युआन फैंग ने यांगे की ओर इशारा करते हुए कहा, मर्क लीडर, वह आपके सोलिटर मर्क का सदस्य नहीं है ना? ये लियून ने यांगे की तरफ देखा और फिर उसने मू कैंगलान की तरफ देखते हुए सवालिया नजर डाली। मू कैंगलान ने यांगे की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया।
यांग यी का चेहरा उतर गया। ऐसा लग रहा है कि वह चुपचाप खड़ी रहना चाहती है। नानशून बोलने ही वाली थी कि उसने म्यू कैंगलान को अपना सिर हिलाते हुए देखा, लेकिन म्यू कैंगलान ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। युआन फैंग ने म्यू कैंगलान को अपना सिर हिलाते हुए देखा तो वह मुस्कुराया। मर्क लीडर, ये उसके और मेरे बीच कुछ दुश्मनी है। क्या तुम मुझे सम्मान दे सकते हो और उसे मुझे सौंप सकते हो? अगर तुम सहमत हो तो मैं तुम्हारे सोलिटर मर्क का एहसान मानूंगा। एक अर्ध सम्राट का अनुग्रह। ये लियुयुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के बोलना शुरू किया। इस बीच अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और फिर एक पल के लिए पूरी पर्वत श्रृंखला और जमीन कांप उठी। संरचना से निपटा गया है। शोरगुल से आसपास का माहौल तुरंत गूंज उठा। हालांकि किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और सभी स्नोलान मर्क्स को देख रहे थे। एल्डमो ने उनकी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और स्नोलान मर्क्स को अंदर ले गए। चलो चलें। ये लियुन को यांग ये और वुल्फ सोल मर्क्स के बीच के मामलों पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठानी पड़ी और उसने तुरंत सोलिटर मर्क्स को आगे बढ़ाया और स्नोलान मर्क्स के पीछे चलने लगी। युआन फैंग ने भी जल्दी से अपने वुल्फ सोल मर्क्स को आगे बढ़ाया। तुलनात्मक रूप से मजबूत भाड़े के सैनिकों के समूह खंडहर में प्रवेश करने के बाद अन्य छोटे भाड़े के सैनिकों के समूह और स्वतंत्र साधक झुंड में आगे बढ़े और प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। पहाड़ में प्रवेश करने के बाद उनकी आंखों के सामने का दृश्य बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ के अंदर का हिस्सा खाली हो गया हो और वे इस जगह का कोई छोर नहीं देख पा रहे थे। वहां कुछ टूटी हुई दीवारें, ढहे हुए महल, अनगिनत टूटे हुए पत्थर के खंभे थे जो लगभग 30 किलोमीटर लंबे थे और उनके सामने सभी प्रकार के राक्षस जानवरों की कई मूर्तियां खड़ी थीं। भले ही यह तबाही का दृश्य था, लेकिन चीजों के पैमाने के आधार पर यह स्पष्ट था कि यह निश्चित रूप से किसी छोटी शक्ति से संबंधित नहीं था। चलो चलें। इस बीच एल्डमो की आवाज गूंजी और फिर स्नोलान मर्क्स तेजी से आगे बढ़े। ये लियुन ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, चलो चलें। उसने तुरंत अपने समूह को दाईं ओर ले जाया। अगर वे मौत की लड़ाई से बचना चाहते थे तो उनके पास अलग होने और अपनी किस्मत पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेशक यह बहुत आम बात थी, खासकर ऐसे खंडहरों में जहां कभी भी लड़ाई हो सकती थी। स्नोलान मर्क्स और सोलिटर मर्क्स के चले जाने के बाद वुल्फ सोल मर्क्स और अन्य सभी भी अलग अलग दिशाओं की ओर चले गए। नानशून म्यू कैंगलान के पीछे पीछे चल रही थी। अचानक उसने पलटकर अपने पीछे देखा। यांग ये उसके पीछे था, लेकिन अब वह जा चुका था। उसने आसपास की जगहों पर नजर डाली, लेकिन यांग ये कहीं नजर नहीं आया। नानशून दंग रह गई और धीरे से बोली, यह भी ठीक है। भागना भी अच्छा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुनि और समूह के साथ आगे बढ़ गई। यांग ये सोलिटर मर्क के साथ नहीं गया था, बल्कि वह एक सुनसान कोने में चला गया था। जब उसने पुष्टि की कि आसपास कोई नहीं है, तो यांग ये ने उसकी छाती थपथपाई और कहा, स्ट्रोई, जल्दी से यहाँ से बाहर आओ। कुछ क्षण मौन रहा और फिर उसके सीने से एक सफेद सिर उभरने में अधिक समय नहीं लगा। स्ट्रोई उसकी छाती पर चढ़ गई और यांग ये की गर्दन के नीचे पहुंच गई। उसने अपने पंजे यांग ये की गर्दन के चारों ओर लपेटे और अपना सिर उसकी ठुड्डी पर रगड़ा। वह नींद में लग रही थी क्योंकि उसकी आंखें आधी बंद थीं और ऐसा लग रहा था कि वह पर्याप्त नींद नहीं ले पाई थी। यांग ये ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके चेहरे को हल्के से थपथपाया, जल्दी उठो। मुझे यहाँ के खजाने तक ले चलो। स्ट्रोई ने अपनी आंखें रगड़ी और यांग ये को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली और एक सांस ली और फिर उसकी मुस्कान उदासी में बदल गई। उसके बाद उसने यांग ये को नाराजगी से देखा और अपने पंजे हिलाने लगी। यांग ये जोर से हंसा। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसका क्या मतलब था। उसे यह जगह पसंद नहीं थी क्योंकि यहाँ कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। यांग ये ने अपना सिर रगड़ते हुए कहा, अच्छा रहो, हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। जब उसने इतना कहा तो यांग ये को कुछ सूझा और उसने एक बैंगनी क्रिस्टल निकाला। क्या तुम इसे दो में बदल सकते हो? स्ट्रोई ने उसे पकड़ने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाया और फिर पलक झपकाए। उसके बाद उसने उसे दोनों पंजों से पकड़ लिया, जबकि यांग ये उत्सुकता से देख रहा था, और फिर उसने दोनों सिरों से खींच लिया। दरार, बैंगनी क्रिस्टल दो भागों में टूट गया। स्ट्रोई ने अपने प्रत्येक पंजे में आधा आधा हिस्सा पकड़ा और अपनी उपलब्धि के लिए प्रशंसा मानते हुए उसे यांगी को भेंट कर दिया। यांगी अवाक रह गया। अध्याय 1166, एक अच्छा खजाना। यांग ये मुस्कुराया जब उसने स्ट्रोई की आंखों में उत्सुकता देखी और उसने उसके सिर को सहलाने से पहले बैंगनी क्रिस्टल ले लिया। तुम वास्तव में अद्भुत हो। जब स्ट्रोई ने यांग ये को अपनी प्रशंसा करते सुना तो उसने तुरंत एक शानदार मुस्कान बिखेरी और फिर उसने यांग ये के चेहरे के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं और लगातार यांग ये के माथे पर अपना सिर रगड़ने लगी। यांग ये ने स्ट्रोई के सिर को धीरे से सहलाया और कहा, क्या तुम समझ सकते हो कि इस जगह पर खजाने कहाँ हैं? स्ट्रोई ने आसपास की चीजों पर नजर डाली और हल्के से सूंघी। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपना पंजा आगे की ओर बढ़ा दिया। यांग ये बहुत खुश हुआ।
उसने बैंगनी क्रिस्टल के उन दो हिस्सों को निगल लिया और फिर उसका आकार दूर की ओर उड़ गया। उसने स्ट्रोई को यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि वह प्रकृति द्वारा धन्य थी और उसके पास खजाने के प्रति सहज ज्ञान था, खास तौर पर गहरी ऊर्जा। अगर वह खुद देखे तो वह निश्चित रूप से उन भाड़े के सैनिकों से मुकाबला करने में असमर्थ होगा, लेकिन स्ट्रोई के साथ होने पर यह अलग होगा। वह दूसरों से एक कदम आगे रह सकता है और स्ट्रोई की मदद से सभी से पहले खजाने को खोज सकता है। यही कारण था कि उसने सोलिटर मर्स को छोड़ दिया था। शायद वह सोलिटर मर्स के साथ सुरक्षित होगा, लेकिन वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि भले ही सोलिटर मर्स को कोई खजाना या ऊर्जा पत्थर मिल जाए, वे उसे कुछ भी नहीं देंगे। इसके अलावा म्यूकैंगलान उसे मारने पर आमादा था, इसलिए सोलिटर मर्स के बीच रहते हुए उसके लिए अपनी ताकत वापस पाना पूरी तरह से असंभव होगा। इसलिए उसने अराजकता से उत्पन्न अवसर का लाभ उठाकर चुपके से भाग जाने का प्रयास किया। बेशक म्यूकैंगलान को उसके जाने के दौरान उसके लिए परेशानी खड़ी करने से रोकने के लिए उसने अपनी आभा को छिपाने के लिए तलवार के क्षेत्र का उपयोग किया था। यांग ये स्ट्रोई के मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ा, लेकिन वह पूरे रास्ते सावधान रहा और दूसरों से बचने की पूरी कोशिश की। हालांकि उसके पास कुछ ताकत थी, फिर भी उसे कम प्रोफाइल रखना पड़ा। वर्तमान में उसका मुख्य उद्देश्य खजाने की खोज करना था, विशेष रूप से अपनी चोटों को ठीक करने के लिए आत्मिक ऊर्जा। अचानक यांग ये ने चलना बंद कर दिया। उसके पास ही एक खंडहर महल था। यह लगभग 3 किलोमीटर ऊंचा था और इसका ऊपरी हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे इसे तलवार से काटा गया हो। कट शीशे की तरह चिकना था। महल के बीच में दो शब्द थे, नायकों का महल। महल के नीचे जमीन पर 500 मीटर से ज्यादा चौड़ी कई दरारें थीं। यांग ये ने उन पर नजर डाली, और यहां तक कि उसकी नजर भी उनके निचले हिस्से तक नहीं पहुंच पाई। यांग ये ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। इस संप्रदाय ने क्या अनुभव किया? यह वास्तव में बहुत भयानक स्थिति में है। स्ट्रोई ने महल की ओर इशारा किया और ऐसा लगा जैसे वह यांग ये से जल्दी आने को कह रही हो। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया और आगे बढ़ने वाला था। अचानक उसके हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने जल्दी से खुद को छिपा लिया। कुछ ही देर में दूर से एक आकृति दिखाई दी और एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास ही दिखाई दिया। अधेड़ उम्र का आदमी महल को देखकर खुश हुआ और उसकी आकृति महल की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि वह अभी उसके प्रवेश द्वार पर ही पहुंचा था कि अचानक बिजली का एक बोल्ट उसके भीतर से निकला और एक पल में उसे घायल कर दिया। एक तीखी चीख गूंजी और अधेड़ उम्र का आदमी लगभग 1 किलोमीटर दूर जा गिरा और फिर उसका शरीर फिर से नहीं हिला। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि वह अधेड़ उम्र का आदमी एक उच्च पदस्थ संत था, लेकिन वह वास्तव में एक पल में मारा गया था। क्या महल के अंदर कोई है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वहां निश्चित रूप से कोई नहीं था। आखिरकार उसे जीवन के किसी भी संकेत का एहसास नहीं हो रहा था। चूंकि वहां कोई जीवित व्यक्ति नहीं था, इसलिए यह दर्शाता है कि महल एक संरचना द्वारा संरक्षित था। अगर कोई संरचना थी, तो यह बैंगनी क्रिस्टल की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती थी, क्योंकि केवल बैंगनी क्रिस्टल ही ऐसी संरचना को चालू रख सकते थे। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभरी और वह अधेड़ उम्र के आदमी की लाश के पास गया। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ अधेड़ उम्र के आदमी की अंगूठी तुरंत उसकी मुट्ठी में आ गई। यांग ये तुरंत खुश हो गया जब उसने उसकी सामग्री पर नजर डाली, क्योंकि उसमें एक बैंगनी क्रिस्टल और 20,000 से अधिक चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर थे। यांग ये ने बैंगनी क्रिस्टल को निगल लिया और ऊर्जा पत्थरों को वापस स्थानिक वलय में रख दिया, क्योंकि उन्हें एक एक करके निगलना या उनकी ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश करना समय की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। उसके बाद यांग ये की आकृति महल के प्रवेश द्वार पर चमक उठी। वह सीधे अंदर नहीं गया। उसने तलवार के क्षेत्र से अपनी आभा को छुपाया और फिर महल में प्रवेश करने से पहले उसने अंधेरे के नियमों का उपयोग करके छाया में बदल दिया। महल में प्रवेश करते ही यांग ये की तलवार का क्षेत्र तुरंत बाहर निकल आया और पूरे हॉल को घेर लिया। कुछ ही समय में यांग ये के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई, जबकि उसकी आकृति हॉल के एक कोने की ओर भाग गई। उस कोने पर एक पत्थर का खंभा था। यांग ये ने अपनी उंगली से उसे हिलाया और फिर वह तुरंत बिखर गया और दो बैंगनी क्रिस्टल प्रकट हुए जो बैंगनी चमक के साथ टिमटिमा रहे थे। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक चाप बना हुआ था। यांग ये ने बैंगनी क्रिस्टल लिए और उन्हें निगल लिया और फिर अन्य 3 कोनों की ओर बढ़ गया। उसके कब्जे में 6 और बैंगनी क्रिस्टल आने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने उन सभी को निगलने में संकोच नहीं किया। बैंगनी क्रिस्टल के उसके शरीर में प्रवेश करते ही छोटा भंवर तुरंत घूमने लगा और फिर उसने तुरंत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को चूस लिया। कुछ ही समय में छोटे भंवर से आदिम बैंगनी ऊर्जा के धागे बहने लगे और बैंगनी ऊर्जा अपने आप उसके शरीर में फैलने लगी और उसकी मरम्मत करने लगी। यांग ये मुस्कुराए बिना नहीं रह सका जब उसने महसूस किया कि बैंगनी ऊर्जा लगातार उसके शरीर की मरम्मत कर रही है। एक बार जब वह ठीक हो गया, तो उसके पास खुद को सुरक्षित रखने की क्षमता होगी। आखिरकार यह शापित स्थान रेडिएंट आयाम से भी अधिक खतरनाक था। अचानक यांग ये ने भौहें सिकोड़ लीं।
उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को अपने शरीर में डुबो दिया। उसने अपने दिल के चारों ओर 3 गहरे लाल धागे देखे। ब्रह्मांडीय किरणें। यांग यी का चेहरा उतर गया क्योंकि वह वास्तव में उन्हें भूल गया था। जबकि वह नहीं जानता था कि वे क्या थे, और वे काफी शांत और चुप लग रहे थे, यांग ये जानता था कि वे बिल्कुल भी सरल नहीं थे। लेडी की ताकत स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और इसकी वजह से उसकी साधना में गिरावट आई थी। तो यह संभवतः साधारण कैसे हो सकता है? यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और बैंगनी ऊर्जा के एक धागे को ब्रह्मांडीय किरणों की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। अचानक ब्रह्मांडीय किरणों में से एक हिल गई और फिर यांग ये तुरंत जमीन पर गिर गया। इसके अलावा वह लगातार हिल रहा था। सौभाग्य से छोटा भंवर अचानक घूमना शुरू हो गया। जब छोटा भंवर घूमना शुरू हुआ तो ब्रह्मांडीय किरणें तुरंत शांत हो गईं और वे यांग यी के हॉट ऑफ स्लॉटर के चारों ओर ही रहीं। लगभग 15 मिनट बीतने के बाद यांग ये का चेहरा सामान्य हुआ। वह मुस्कुराया और स्ट्रोई को देखा जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। मैं ठीक हूँ। स्ट्रोई उड़कर उसके कंधे पर आ गई, अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं और हल्के से अपना सिर उसके चेहरे पर रगड़ने लगी। यांग ये जमीन पर लेट गया और उसे याद आया कि पहले क्या हुआ था और उसकी आंखों में खौफ था। पहले उसे वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह नष्ट होने वाला है। अगर वह छोटा भंवर पहले नहीं घूमता तो शायद अब तक वह नष्ट हो चुका होता। यांग ये को अपने भीतर उन 3 ब्रह्मांडीय किरणों को देखते हुए डर की लहर महसूस हुई। अब उसे पता चल गया था कि छोटे भंवर ने उन्हें अवशोषित क्यों नहीं किया और उन्हें नष्ट क्यों नहीं किया। छोटा भंवर अभी बुरी तरह से घायल था, इसलिए यह अपनी वर्तमान स्थिति में उन ब्रह्मांडीय किरणों को पूरी तरह से नष्ट करने में असमर्थ था। अन्यथा यह ब्रह्मांडीय किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता और यह उन्हें रोक नहीं पाता। यांग ये ने ब्रह्मांडीय किरणों को फिर से भड़काने की हिम्मत नहीं की। उसने देखा कि जब तक वह उन्हें नहीं भड़काता तब तक वे उस पर हमला नहीं करेंगे। भले ही उसकी बैंगनी ऊर्जा उनके पास से गुजर जाए, वे उसकी बैंगनी ऊर्जा को नहीं रोक पाएंगे। तब भी यांग ये अभी भी काफी चिंतित था। आखिरकार यह बहुत खतरनाक था और थोड़ी सी भी दुर्घटना उसकी मौत का कारण बन सकती थी। लेकिन अब वह उनके सामने असहाय था। यांग ये ने गहरी सांस ली, अपने विचारों को नियंत्रित किया और अभी के लिए ब्रह्मांडीय किरणों को अनदेखा करने का फैसला किया। उसने अपनी शर्ट खोली और अपनी छाती को देखा। प्राइमर्डियल वायलेट ऊर्जा के प्रभाव से उसकी छाती पर लगी चोटें लगभग 60% ठीक हो गई थीं। यांग ये ने कुछ देर और आराम किया और फिर उठ खड़ा हुआ। उसने स्ट्रोई के सिर को सहलाया जो उसके कंधे पर खड़ी थी और धीरे से बोला, अब हम कहाँ जा रहे हैं? स्ट्रोई ने हॉल की गहराई की ओर इशारा किया। यांग ये ने हॉल की गहराई की ओर निशाना साधने में कोई संकोच नहीं किया। वह जितना आगे गया उसका आश्चर्य उतना ही अधिक था, क्योंकि उसने देखा कि हॉल के भीतर वास्तव में अन्य हॉल भी थे। मुख्य हॉल की गहराई में कई छोटे हॉल थे और उसके आश्चर्य को सुखद आश्चर्य में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वह दिव्य हथियार हॉल नामक एक हॉल में पहुंच गया था। यह भी एक संरचना द्वारा संरक्षित था, लेकिन यह इतना कमजोर था कि इसे व्यवहारिक रूप से अनदेखा किया जा सकता था। जब यांग ये हॉल में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं, क्योंकि हॉल में करीब 500 क्रिस्टल के खंभे थे और उनमें से हर एक में एक खजाना था। इसके अलावा उनमें से सबसे कमजोर खजाना दिव्य रैंक पर था। मैं अमीर हूं। यांग यी ने प्राचीन म्यान वापस ले लिया और अपना दाहिना हाथ हिलाया। क्रिस्टल के खंभे तुरंत टूट गए और फिर उनके भीतर से कुछ आत्मिक ऊर्जा बिखर गई। हथियारों को रखरखाव के लिए स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अन्यथा अगर उन्हें हजारों सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो शायद अर्ध सम्राट रैंक का हथियार भी मिट्टी में मिल जाएगा। स्ट्रोई ने तुरंत अपना मुंह खोला और सांस ली, तभी आत्मिक ऊर्जा प्रकट हुई। यह सब तुरंत उसके पेट में प्रवेश कर गया और यांग ये के सामने 10 बैंगनी क्रिस्टल प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने स्ट्रोई को अपनी बाहों में लिया और उसे चूमा और फिर वह मुस्कुराया, तुम मेरी किस्मत की सितारा हो। वास्तव में अगर उसके पास स्ट्रोई नहीं होती तो वह शायद अभी भी सोलिटर मर्स के पीछे चल रहा होता और उन चीजों को खोजने के बारे में सोच रहा होता जिन्हें वे अनदेखा कर देते हैं। स्ट्रोई चूमे जाने से शर्मा गई। बेशक वह इसलिए नहीं शर्माई थी क्योंकि वह शर्मिंदा थी या कुछ और, यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि जब यांग ये उसे चूमता था तो बैंगनी मिंक शर्मा जाता था, इसलिए स्ट्रोई ने उसकी नकल की। यांग ये ने सभी हथियार इकट्ठा कर लिए थे। यांग ये जाने ही वाला था कि अचानक स्नो ने दूर से पत्थर की दीवार की ओर इशारा किया। यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार की एक किरण को ऊपर की ओर फेंका। पत्थर की दीवार तुरंत टूटकर गिर गई और यांग ये के सामने एक छोटा सा गुप्त कमरा आने में ज्यादा समय नहीं लगा। कमरे में 2 शुद्ध सफेद पत्थर के खंभे थे। दाईं ओर के खंभे पर एक लाल रंग का लंबा धनुष था। लंबे धनुष के बीच में एक क्रूर छोटा ड्रैगन का सिर था। ड्रैगन अपने मुंह को चौड़ा करके और अपने दुश्मनों के सामने अपने भयानक दांत दिखाते हुए क्रूर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दुश्मनों को निगलने का इंतजार कर रहा हो।
इसके अलावा धनुष का शरीर खुद छोटे ड्रैगन के दो सीधे शरीर जैसा लग रहा था जो ड्रैगन के सिर के दोनों तरफ से फैला हुआ था। लंबे धनुष के पास दो ज्वलंत लाल तीर थे। यांग ये ने उन्हें ध्यान से देखा और उसने पाया कि वे वास्तव में पूरी तरह से ज्वलंत लाल ड्रैगन तराजू से बने थे। यांग ये की नज़र स्तंभ के नीचे शब्दों की पंक्ति पर पड़ी। अग्नि ड्रैगन धनुष अर्ध सम्राट रैंक। यदि सम्राट रैंक ड्रैगन की आत्मा इसके भीतर बंद है तो यह ड्रैगन की ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और यह सम्राट रैंक तक आगे बढ़ेगा। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और सफेद खंभा तुरंत तितर बितर हो गया, इससे पहले कि वह दोनों लंबे धनुष और तीरों को दूर रख देता। उसे तीरंदाजी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह तुरंत पलटा और दूसरे खंभे को देखने लगा। यांग ये की आंखें तुरंत ऊपर उठ गईं जब उसने देखा कि दूसरे खंभे के भीतर क्या छिपा है। क्या बढ़िया खजाना है, यह मेरे लिए बिल्कुल सही है। अध्याय 1167 यांग ये के संत बनने की प्रतीक्षा। प्रकाश के स्तंभ के भीतर ज्वलंत लाल दस्ताने की एक जोड़ी थी। दस्ताने पूरी तरह से ज्वलंत लाल ड्रैगन तराजू से बने थे और वे ज्वलंत चमक के साथ टिमटिमा रहे थे। यांग ये की नज़र स्तंभ के नीचे लिखे शब्दों पर पड़ी। अग्नि ड्रैगन गॉन्टलेट्स अर्ध सम्राट रैंक। सम्राट रैंक अग्नि ड्रैगन के तराजू से बना और रहस्यमय क्रिस्टलीय धातु के साथ संयुक्त। यदि ड्रैगन की आत्मा को इसके साथ सील कर दिया जाता है तो वह सम्राट रैंक प्राप्त कर सकता है। ड्रैगन की आत्मा को इसके भीतर बंद कर दें। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने अपनी उंगली हिलाई। प्रकाश का सफेद स्तंभ तुरंत अलग हो गया और दस्ताने तुरंत उसके हाथ की एक लहर के साथ उसकी मुट्ठी में आ गए। जैसे ही दस्ताने ने उसकी हथेली को छुआ, उनमें से तुरंत आग की लपटें निकलीं और यांग ये को घेर लिया। उसके बाद यांग ये ने आश्चर्य से देखा क्योंकि उसकी भुजाएं वास्तव में तुरंत उग्र लाल ड्रैगन तराजू से ढक गई थीं। इसके अलावा उसकी उंगलियों की नोक से अचानक पंजे उगाए थे। पंजे एक उंगली से भी पतले थे, लेकिन वे लगभग 50 सेंटीमीटर लंबे थे। वे एक साधारण छोटी तलवार से भी ज्यादा लंबे थे। बहुत बढ़िया। यांग ये की आंखों में उत्साह की झलक थी जब उसने अपने हाथ हिलाए। एक पल में हवा के फटने की एक कान चीर देने वाली आवाज गूंज उठी। भले ही उसके आसपास की जगह कटी नहीं थी, लेकिन उस पर स्पष्ट निशान थे। यांग ये ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया और पंजे तुरंत वापस गॉन्टलेट में चले गए। उसके बाद गॉन्टलेट एक जोड़ी गॉन्टलेट में बदल गए जो छोटे छोटे स्पाइक से ढके हुए थे। यांग ये ने अपनी उंगलियां हिलाईं और उसे बिल्कुल भी असहज नहीं लगा, क्योंकि गॉन्टलेट उसके हाथों के साथ एक में जुड़ गए थे। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने अचानक अपनी दाहिनी मुट्ठी घुमाई। अनुभव करना। जहां भी उसकी मुट्ठी गुजरी, वहां दरारें तुरंत ही उभर आईं। हालांकि दरारें बहुत बारीक थीं, फिर भी वहां दरारें थीं। लेकिन उन दरारों को लगभग उसी समय ठीक कर दिया गया जब वे दिखाई दीं। यांग ये काफी हैरान था। वह इसकी ताकत से हैरान था और वह इस बात से और भी हैरान था कि यहाँ का अंतरिक्ष खुद को कितनी तेजी से सुधार रहा है। आखिरकार इस दुनिया में कोई स्वर्गदाव नहीं था और इसमें स्वर्गदाव के कोई नियम नहीं थे। तो यहाँ अंतरिक्ष की मरम्मत कौन कर रहा था? यांग ये ने इस सवाल पर ज्यादा देर नहीं लगाई। उसकी नज़र उसके पहने हुए दस्ताने पर पड़ी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फायर ड्रैगन दस्ताने उसके कब्जे में आने जैसा था जैसे बाघ के कब्जे में पंख आ गए हों, और यह उसकी शारीरिक शक्ति के लिए विशेष रूप से ऐसा था। इसके अलावा उसकी भुजाएं ड्रैगन के तराजू से सुरक्षित थीं, इसलिए अगर वह भविष्य में ब्रिंक कानूनों को लागू करता है तो उसकी भुजाओं और मुट्ठियों पर होने वाले हमले निश्चित रूप से काफी कम हो जाएंगे। यह यांग ये के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। यांग ये मुस्कुराया और स्ट्रोई के सिर को सहलाया। उसके बाद वह हॉल से निकलकर अगले हॉल में चला गया। यांग ये को दूसरे हॉल में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसे टेक्निक हॉल कहा जाता था, लेकिन यांग ये निराश था क्योंकि यह पूरी तरह से खाली था। तीसरा और चौथा हॉल भी वैसा ही था। ऐसा नहीं था कि किसी ने उससे पहले ही यह काम कर दिया था, ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी प्रकार की शक्ति ने हॉल के भीतर प्रकाश के स्तंभों और सामग्री को नष्ट कर दिया था। कुछ ही देर में यांग ये आखिरी हॉल में पहुंच गया। ये हॉल वास्तव में छोटे नहीं थे, लेकिन मुख्य हॉल की तुलना में ये काफी छोटे थे। यांग ये जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ, वह दंग रह गया, क्योंकि उसके सामने 3 इंपीरियल क्लाउड शटल थे। इंपीरियल क्लाउड शटल्स। इसके अलावा वे साधारण इंपीरियल क्लाउड शटल नहीं थे। यांग ये ने देखा कि उनके पास वास्तव में विशाल पंखों की एक जोड़ी थी जो उनके किनारों से बाहर निकली हुई थी। इसके अलावा क्लाउड शटल के चारों ओर प्रतीकों के घेरे थे और वे तोपों की तरह लग रहे थे। उसने अतीत में प्रतीकों के ऐसे घेरे देखे थे क्योंकि इंपीरियल क्लाउड शटल जो बाई जियांग्याओ ने उसे उधार दिया था उसमें भी वही संरचनाएं थीं। हालांकि बाई जियांग्याओ के इंपीरियल क्लाउड शटल में केवल एक ऐसी संरचना थी और इन इंपीरियल क्लाउड शटल में 4-4 थीं। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। शुरू में उसे लगा कि यह नष्ट हुई शक्ति शायद डायमंड रैंक की शक्ति नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह डायमंड रैंक की शक्ति होने की बहुत संभावना है। इसके अलावा यह कोई साधारण डायमंड रैंक की शक्ति नहीं थी।
बेशक यह रेडियंट आयाम के मानकों पर आधारित था। यह दुनिया कभी एक मध्यम दुनिया थी, इसलिए यहाँ की सभ्यता और यहाँ की विरासतें रेडियंट आयाम से कहीं आगे निकल गईं। मात्र शब्दों में, डार्क हेल कॉन्टिनेंट के पिछले मानकों के आधार पर इस नष्ट शक्ति को केवल साधारण माना जा सकता है। बेशक अगर यह डार्क हेल कॉन्टिनेंट के वर्तमान मानकों पर आधारित था, तो यह निश्चित रूप से असाधारण था। हालांकि यह सब महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने बहुत बड़ा लाभ कमाया था। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और बादलों को प्राचीन म्यान के भीतर रख दिया। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली, हॉल से बाहर निकली और फिर स्ट्रोई को देखा जो अभी उसके कंधे पर थी। वह स्वाभाविक रूप से समझ गई कि उसका क्या मतलब था और उसने आगे की ओर इशारा किया। यांग ये ने अपना सिर हल्के से रगड़ा। अगर स्ट्रोई न होता तो उसके लिए यह जगह ढूंढना लगभग नामुमकिन होता, क्योंकि यह काफी दूर था और वह इस जगह को ढूंढने के लिए कई पहाड़ियों पर गया था। अचानक यांग ये ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। उसने पीछे मुड़कर दूर की ओर देखा, कोई सचमुच यहाँ है। लगता है मुझे जल्दी करनी होगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये वहीं गायब हो गया। यांग ये के जाने के कुछ समय बाद एक समूह वहां पहुंचा जहां यांग ये खड़ा था, और यह कोई और नहीं बल्कि वुल्फ सोलमर्स था। युआन फैंग के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी गंभीरता से बोला, बॉस, दिव्य हथियार हॉल से बहुत ज्यादा ऊर्जा में उतार चढ़ाव हो रहा था। जाहिर है कोई यहाँ आया होगा और उसे कुछ मिला होगा। यह सब उस कमीने लिंसी की गलती है। उसने वास्तव में इस महल की खोज के बारे में हमें सूचित नहीं किया। वह वास्तव में मारे जाने के लायक था। युआन फैंग ने चेहरे पर उदासी भरे भाव के साथ कहा, वह आदमी शायद ज्यादा दूर नहीं गया है। उसका पीछा करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युआन फैंग और अन्य लोग वहीं गायब हो गए। यांग यी ने स्ट्रोई के मार्गदर्शन के अनुसार यात्रा की और उसे एक चौड़ी नदी के पास पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। नदी 3 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी थी। इसकी सतह शांत थी और ऐसा लग रहा था कि यह स्थिर है। स्ट्रोई ने नीचे की ओर इशारा किया और ऐसा लगा जैसे वह यांग ये को नीचे जाने के लिए कह रही हो। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसकी दिव्य भावना नदी में उतर गई। कुछ समय बीतने के बाद यांग ये ने भौहें सिकुड़ी, क्योंकि उसकी दिव्य भावना सतह से लगभग 500 मीटर नीचे गोता लगाने के बाद किसी तरह की ऊर्जा द्वारा बाधित हो गई थी। स्ट्रोई ने फिर नीचे की ओर इशारा किया। यांग ये ने नदी में छलांग लगाने में संकोच नहीं किया। इस समय उसकी चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं, इसलिए अगर नीचे कोई सम्राट भी होता तो भी वह लड़ सकता था। कुछ ही समय में यांग ये लगभग 10,000 किलोमीटर नीचे चला गया और आखिरकार रुक गया। यांग ये जब नीचे का दृश्य देखा तो दंग रह गया। नीचे एक बहुत बड़ी संरचना थी और संरचना के बीच में एक छोटा सा सफेद ड्रैगन था। इस समय वह अपनी आंखें बंद करके जमीन पर सपाट लेटा हुआ था। वह सो रहा था, एक आत्मा शिरा। यांग ये की आंखें तुरंत चमक उठी जब उसने छोटे सफेद ड्रैगन को देखा। स्ट्रोई की भी यही प्रतिक्रिया थी। इसके अलावा वह अपना मुंह खोलकर उसे अवशोषित करने वाली थी, लेकिन यांग ये ने उसे रोक दिया। आत्मा शिराओं को निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, संत श्रेणी और दिव्य श्रेणी में विभाजित किया गया था। दिव्य श्रेणी उनमें से सर्वश्रेष्ठ थी। भले ही उसके सामने की आत्माशिरा को केवल संत श्रेणी की आत्माशिरा ही माना जा सकता था, लेकिन इसका मूल्य डार्क हेल कॉन्टिनेंट में दिव्य श्रेणी की आत्माशिरा के बराबर था, जहां आत्मा ऊर्जा पहले ही सूख चुकी थी। भले ही वह स्ट्रोई को इसे अवशोषित करने की अनुमति देकर बड़ी संख्या में बैंगनी क्रिस्टल प्राप्त कर सकता था, लेकिन यह उसके अंडों के लिए मुर्गी को मारने के बराबर था। स्पिरिट वेन के लिए उसके पास अन्य योजनाएं थीं। यांग ये सफेद ड्रैगन के पास गया और उसने अपना दाहिना हाथ संरचना के प्रतीकों पर रख दिया। प्रतीकों ने अभी अभी चमकदार रोशनी उत्सर्जित करना शुरू किया था, जब यांग ये की हथेली में मौजूद क्षय नियमों द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया गया। जैसे ही प्रतीकों को हटा दिया गया, संरचना के भीतर से भयानक आत्मिक ऊर्जा की एक धारा बह निकली। सौभाग्य से इसे यांग ये की तलवार की मंशा और वध की मंशा ने दबा दिया। इस बीच सफेद ड्रैगन जाग गया, लेकिन यांग ये की शून्य रैंक तलवार की मंशा और वध की मंशा ने इसे तुरंत दबा दिया था। सफेद ड्रैगन यांग ये को घूरते हुए अपनी आंखों से विनती कर रहा था। इसे यहाँ हजारों सालों से कैद करके रखा गया था। जबकि आत्मा शिराएं बढ़ सकती थीं, पूर्व शर्त यह थी कि उन्हें अवशोषित करने के लिए आत्मा ऊर्जा होनी चाहिए। भले ही वे किसी क्षेत्र में आत्मा ऊर्जा बढ़ा सकते थे, फिर भी उनका जीवन समाप्त हो जाता अगर उनके पास अवशोषित करने के लिए कोई आत्मा ऊर्जा नहीं होती। यह सफेद ड्रैगन अभी भी जीवित था क्योंकि इसे संरचना के भीतर सील कर दिया गया था। इससे निकलने वाली आत्मा ऊर्जा संरचना से बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए इसे खुद को खिलाने और बनाए रखने वाला माना जा सकता था। स्ट्रोई ने सफेद ड्रैगन की ओर इशारा किया और फिर उसने यांग ये के चेहरे को हल्के से छुआ। वह सफेद ड्रैगन की ओर से विनती करती दिख रही थी, क्योंकि सफेद ड्रैगन को देखकर उसे अपना अतीत याद आ गया। उस समय वह भी कई सालों तक वेल्किन वुल्फ डेमन किंग द्वारा कैद में रही थी। यांग ये ने कहा, मैं तुम्हें जीने दे सकता हूं।
लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी, ठीक है? सफेद ड्रैगन ने तेजी से सिर हिलाया। यांग ये ने पूछा, क्या तुम छोटी हो सकती हो? सफेद ड्रैगन ने फिर से सिर हिलाया और फिर एक छोटे सफेद ड्रैगन में बदल गया जो स्ट्रोई के आकार का था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह स्ट्रोई से बिल्कुल डरता था और उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। भले ही वे दोनों प्रकृति के प्राणी थे, लेकिन स्ट्रोई एक आत्माशिरा होने के दौरान आत्मा ऊर्जा के उपभोग के माध्यम से बढ़ने में माहिर था। इसलिए इसे दुनिया भर में सबसे शुद्ध आत्मा ऊर्जा वाले प्राणियों में से एक कहा जा सकता है। यांग ये मुस्कुराए और बोली, डरो मत, वह तुम्हें नहीं खाएगी। स्ट्रोई ने यांग ये को देखा, छोटे सफेद ड्रैगन को देखा और फिर अपना मुंह खोला। छोटे सफेद ड्रैगन की अभिव्यक्ति तुरंत नाटकीय रूप से बदल गई और वह कांपते हुए यांग ये की बाहों में भाग गया। इस बीच स्ट्रोई ने अपना मुंह बंद कर लिया और एक बड़ी मुस्कान प्रकट की। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। उसने स्ट्रोई के सिर को सहलाया और कहा, यह बहुत आज्ञाकारी है, इसलिए इसे डराना बंद करो। तुम भविष्य में उन अवज्ञाकारी लोगों को अपने अंदर समाहित कर सकते हो, ठीक है? स्ट्रोई ने सिर हिलाया और फिर उसने अपना सिर यांग ये के चेहरे पर रगड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही थी कि वह फैसले ले सकता है। यांग ये ने छोटे सफेद ड्रैगन को जी ए द्वारा बनाए गए स्थान के भीतर रखा और फिर उसने कहा, यहाँ के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करो। स्ट्रोई ने यांग ये की ओर इशारा किया और फिर उसने यांग ये के मुंह की ओर इशारा किया। यांग ये ने पूछा, आप चाहते हैं कि मैं इसे अवशोषित कर लूं? स्ट्रोई ने सिर हिलाया। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और सिर हिलाया। हालांकि उसकी चोटें लगभग ठीक हो गई थीं, लेकिन वे पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। इसके अलावा उसके भीतर की सारी आदिम बैंगनी ऊर्जा उसके शरीर की मरम्मत के लिए इस्तेमाल की जा चुकी थी, इसलिए उसके भीतर व्यवहारिक रूप से कोई बैंगनी ऊर्जा नहीं बची थी। हालांकि उसका शरीर मजबूत था, फिर भी उसे सच्चे विशेषज्ञों से निपटने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन तलवारों के लिए स्वाभाविक रूप से गहन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यांग ये वहीं पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत सघन थी और व्यवहारिक रूप से भौतिक रूप ले चुकी थी। अगर स्ट्रोई को इसे अवशोषित करने की अनुमति दी जाती, तो वह कम से कम कुछ हजार बैंगनी क्रिस्टल का उत्पादन करने में सक्षम होती। यांग ये ने अपने विचारों को रोका और छोटे भंवर को यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। जैसे ही यह घूमना शुरू हुआ, यांग ये का शरीर एक भंवर की तरह लग रहा था जो उसके चारों ओर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रहा था। उसके बाद यांग ये के भीतर आदिम बैंगनी ऊर्जा के धागे दिखाई दिए और फिर यांग ये की आभा मजबूत और मजबूत होती गई, यहाँ तक कि उसके आसपास का पानी भी हिंसक रूप से उबलने लगा था। 15 मिनट बाद यांग ये की आभा और भी मजबूत हो गई थी। पूरी नदी का पानी वाष्पित होना शुरू हो गया था और यह वाष्पित होना स्पष्ट गति से हो रहा था। 1 घंटे बाद पूरी नदी का पानी खत्म हो गया। इस बीच वुल्फ सोल मर्स के सदस्य यांग यी से बहुत दूर नहीं पहुंचे थे। नदी में आए भारी बदलावों ने उन्हें यहाँ खींच लिया था। युआन फेंग और अन्य लोग जब यहाँ पहुंचे और यांग ये को देखा तो दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका यहाँ सचमुच सामना होगा। जैसे ही वे सदमे से उभरे, सोलिटर मर्क्स के सदस्यों में से एक ने आगे बढ़कर यांग यी को मारने का इरादा किया, लेकिन युआन फेंग ने उसे रोक दिया। युआन फेंग के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभर आई थी, देखा, वह संत क्षेत्र में हमला कर रहा है। उस भाड़े के सैनिक की आंखें चमक उठी। बॉस, आपका मतलब है कि हमें उसे संत दायरे में आगे बढ़ने देना चाहिए और ऊर्जा पत्थरों के लिए उसे मार देना चाहिए। उस बच्चे की प्राकृतिक प्रतिभा शानदार है, इसलिए संत क्षेत्र प्राप्त करना उसके लिए व्यवहारिक रूप से कोई समस्या नहीं है। अगर हम उसे संत क्षेत्र प्राप्त करने के बाद मार देते हैं, तो हम कम से कम 5 बैंगनी क्रिस्टल प्राप्त कर पाएंगे। युआन फेंग ने उदासीनता से कहा, लेकिन अगर हम उसे अभी मार देते हैं, तो हमें बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए चलो उसके संत क्षेत्र प्राप्त करने का इंतजार करते हैं। वुल्फ सोल मर्स के अन्य सदस्यों ने तुरंत सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रदर्शित की। अध्याय 1168 अंततः एक संत क्षेत्र। दरअसल यांग ये का इरादा सेंट रियल में आगे बढ़ने का नहीं था, क्योंकि लेडी के अनुसार आगे बढ़ने से पहले अपनी नींव को मजबूत करना सबसे अच्छा था। इसलिए उसकी योजना के अनुसार उसे सेंट रियल में आगे बढ़ने से पहले अपनी नींव को मजबूत करना चाहिए। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस समय वास्तव में आगे बढ़ जाएगा। क्यों? वास्तव में इसे केवल स्वाभाविक रूप से आया हुआ माना जा सकता है। वह बहुत लंबे समय से एक उच्च श्रेणी का अर्धसंत था, और उसकी शक्ति का संचय एक निश्चित बाधा पर पहुंच गया था। यह एक कप पानी की तरह था। एक बार कप भर जाने के बाद यह अपने आप बह जाएगा। भले ही कप पानी को बाहर निकलने देने के लिए तैयार न हो, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ठीक यही स्थिति थी जिसका सामना यांग ये ने अभी किया था। शुरुआत में यांग ये काफी चिंतित था। उसे चिंता थी कि उसकी नींव की समस्या उसके भविष्य को प्रभावित करेगी। लेकिन कुछ समय तक इस बारे में सोचने के बाद उसने इसके बारे में चिंता करना बंद कर दिया।
चूंकि वह अर्ध संघ क्षेत्र में अपनी नींव को मजबूत कर सकता था, इसलिए वह संघ क्षेत्र में भी ऐसा कर सकता था। इसके अलावा उसकी नींव के साथ समस्या बहुत गंभीर नहीं थी, खासकर हाल ही में, क्योंकि वह अपनी नींव को मजबूत करने के लिए इतने लंबे समय से अपनी साधना को दबा रहा था। एक बार जब उसे यह समझ में आ गया, तो यांग ये ने संघ क्षेत्र में प्रवेश करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। दरअसल उसके दिल में कुछ डर था, क्योंकि अगर वह रेडियंट डायमेंशन में ऐसा करता तो इससे स्वर्ग की आंख दांव फिर से प्रकट हो सकती थी। लेकिन डार्क हेल कॉन्टिनेंट में उसे इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे बस आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित करने और हाफ सेंट दायरे और सेंट दायरे के बीच की बाधा को पार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। स्ट्रोई यांग ये के कंधे पर खड़ी होकर युआन फेंग और बाकी लोगों को देख रही थी। उसने अपना छोटा पंजा यांग ये की तरफ इशारा किया, फिर युआन फेंग के समूह की तरफ इशारा किया और फिर अंत में दूर की तरफ इशारा किया। वह उनसे कह रही थी कि वे तुरंत चले जाएं। स्ट्रोई काफी डरपोक थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। उसने यांग ये की ताकत देखी थी और वह जानती थी कि वह कितना शक्तिशाली है। लेकिन जहां तक उसका सवाल था, युआन फेंग का समूह निश्चित रूप से यांग ये जितना मजबूत नहीं था। इसलिए जब उसने उन्हें जाने के लिए कहा तो उसके इरादे अच्छे थे, क्योंकि अगर वे नहीं गए तो वे कुछ समय में नहीं जा पाएंगे। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि युआन फेंग और बाकी लोग मरेंगे या नहीं, उसे बस यांग ये से डर था जब वह खून से लाल हो गया था। आखिरकार यांग ये ने खून से लाल होने पर उसे लगभग मार ही डाला था, और यह उसके लिए वाकई भयानक था। युआन फेंग और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से यह नहीं समझ पाए कि स्ट्रोई का क्या मतलब था, लेकिन अगर वे उसे समझ भी गए होते तो भी वे निश्चित रूप से उसकी उपेक्षा करते। जब युआन फेंग के समूह ने जाने से इनकार कर दिया तो स्ट्रोई काफी गुस्से में थी। उसने युआन फेंग और बाकी लोगों को गुस्से से घूरा और फिर उसने युआन फेंग के समूह की ओर इशारा करने से पहले यांग यी की ओर इशारा किया। युआन फेंग के पास खड़े एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा, बड़े भाई, क्या वह छोटा लड़का पागल हो गया है? युआन फेंग ने स्ट्रोई की ओर देखा और कहा, यह चाहता है कि हम इसके मालिक को छोड़ दें। तो यही कारण है। अधेड़ उम्र के आदमी ने स्ट्रोई को देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह छोटा सा साथी इतना वफादार होगा। यह वास्तव में ऐसे समय में अपने मालिक को छोड़ने से इनकार करता है, और यह अपने मालिक की ओर से विनती भी कर रहा है। दिलचस्प है, युआन फेंग ने उदासीनता से कहा, कभी कभी राक्षस जानवर मनुष्यों से अधिक वफादार होते हैं। युआन फेंग के शब्दों में एक छिपा हुआ अर्थ था, और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जवाब में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। जब उसने युआन फेंग और अन्य लोगों को पूरी तरह से उदासीन प्रतिक्रिया करते देखा, तो स्ट्रोई ने लगातार अपने पंजे हिलाए। अंत में उसने उन पर गुस्से से नजर डाली, और फिर वह एक सफेद रोशनी की किरण में बदल गई जो यांग ये की छाती के सामने के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। जब यांग ये का रंग खून से लाल हो गया तो उसे वह पसंद नहीं आया। यांग ये की आभा लगातार मजबूत होती जा रही थी। शुरुआत में युआन फेंग और अन्य लोगों ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब उसकी आभा वास्तव में उनके लिए थोड़ा खतरा पैदा करने में सक्षम थी। इसने उन्हें इससे बचाव के लिए अपनी आभा छोड़ने के लिए मजबूर किया। हालांकि यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि यांग ये द्वारा उत्सर्जित आभा अचानक तेज गति से मजबूत होने लगी थी। कुछ ही समय में वुल्फ सोल मर्ज के कुछ तुलनात्मक रूप से कमजोर सदस्य वास्तव में यांग ये की आभा को सहन करने में असमर्थ होने के कगार पर थे। युआन फेंग के बगल में बैठा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति यांग यी को घूर रहा था, जबकि उसकी आवाज में आश्चर्य की झलक सुनाई दे रही थी। क्या वह बच्चा संघ क्षेत्र या अर्ध सम्राट क्षेत्र में हमला कर रहा है? क्या यह बढ़िया नहीं है? युआन फेंग ठहाके लगाकर हंसा। उसके शरीर से निकलने वाली आभा इस बात का सबूत है कि संघ क्षेत्र में पहुंचने पर वह कितना शक्तिशाली होगा, और वह जितना शक्तिशाली होगा, उसे मारने पर हमें उतनी ही अधिक आत्मिक ऊर्जा मिलेगी। हमारे भाइयों से कहो कि वे सावधान रहें और इस क्षेत्र में जगह को बंद कर दें। उस बच्चे की तलवार चलाने की तकनीक बहुत भयानक है, इसलिए हम उसे बाद में भागने नहीं दे सकते। वुल्फ सोल मर्ग के अन्य सदस्यों ने जल्दी से सिर हिलाया, और फिर वे आगे बढ़े और यांग ये को घेर लिया। साथ ही उन्होंने यांग ये के चारों ओर की जगह को मजबूत करना शुरू कर दिया। इस बीच यांग ये की आंखें अभी भी बंद थीं। 1 घंटे बाद युआन फेंग और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे, क्योंकि यांग ये की आभा बहुत भयानक थी। कुछ संत यांग ये से आने वाले दबाव को सहन करने में असमर्थ थे, और वे पीछे हट गए थे। यहाँ हर कोई यांग ये को ऐसे देख रहा था जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। क्या वह वास्तव में संघ क्षेत्र में आक्रमण कर रहा है? वे सभी कम से कम संत तो थे, लेकिन जब वे आगे बढ़ रहे थे तो उनकी आभा इतनी डरावनी नहीं थी। युआन फेंग भी भौचक्का हो गया था, क्योंकि यह थोड़ा असामान्य था। आखिरकार यह संघ दायरे में उन्नति की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि यह अर्ध सम्राट दायरे में उन्नति की तरह लग रहा था। युआन फेंग ने धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद कर ली। इस बीच उसके बगल में बैठा अधेड़ उम्र का आदमी बोला, बॉस, उस बच्चे में कुछ गड़बड़ है। हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। चलो हमला करते हैं। युआन फेंग ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के साथ सिर हिलाया। उसे मत मारो, बस उसे अपंग बना दो।
अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया और फिर यांग ये की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह यांग ये के सामने पहुंचा, उसने अपना हाथ बढ़ाया और जमीन पर पैर मोड़कर बैठी यांग ये की आकृति पर पंजा मारा। टकराना। अचानक यांग ये के भीतर से एक भयानक आभा विस्फोटक रूप से बाहर निकली। आभा ने तुरंत ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, एक उच्च पदस्थ संत को लगभग 1 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। यहाँ सबके हाव भाव बदल गए। इस बीच यांग ये ने अपनी आंखें खोली और धीरे से खड़ा हो गया। उसने उन सभी को अनदेखा करते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर उसने लालच से एक बड़ा घूंट हवा अंदर खींची। संत क्षेत्र। मैं आखिरकार संत क्षेत्र में पहुंच गया हूं। बोलते बोलते उसने अपना शरीर खींचना शुरू कर दिया और उसके पूरे शरीर में चटचटाहट की आवाज गूंजने लगी। इसके अलावा उसके आसपास की जगह में लहरें उठने लगीं। उसकी साधना बढ़ गई थी, इसलिए उसके शरीर और शक्ति दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ था। अब साधारण अर्ध सम्राट उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। यांग ये ने अपना सिर उठाया और युआन फैंग की तरफ देखा और फिर उसने युआन फैंग को उससे लड़ने के लिए ताना मारा। आखिरकार उसे अभी अभ्यास करने के लिए किसी की जरूरत थी। युआन फैंग का चेहरा तुरंत उदास हो गया जब उसने यांग ये को ऐसा करते देखा। आखिरकार यह उकसावे का एक रूप था। इसलिए युआन फैंग धीरे धीरे यांग ये की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसका रूप वहीं गायब हो गया और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह यांग ये के सामने था। उसके बाद उसने यांग ये पर अपनी मुट्ठी पटक दी, जबकि एक अर्ध सम्राट की उसकी आभा ने यांग ये को पहाड़ की तरह दबा दिया, जिससे यांग ये के चारों ओर की जगह भी थोड़ी मुड़ने लगी। टकराना। एक धीमी सी आवाज गूंजी और फिर अन्य लोग आश्चर्य से देखते रहे कि युआन फैंग लगभग 3 किलोमीटर दूर जाकर फट गया। वे सभी स्तब्ध थे और उनके मन में घबराहट भर गई। जहां तक युआन फैंग का प्रश्न है, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे आश्चर्य और अविश्वास से भर गईं। यह कैसे संभव हो सकता है? युआन फैंग ने अपने दाहिने हाथ पर नजर डाली जो अभी भी कांप रहा था। एक पल बाद उसका आकार फिर से आगे की ओर बढ़ा। इस बार उसके हाथ में एक छोटा ब्लेड था। जैसे ही वह यांग ये के सामने पहुंचा, उसने अपने पैर की नोक जमीन पर पटकी और फिर उसका आकार थोड़ा ऊपर उठा और फिर उसने अपना ब्लेड ऊपर से नीचे की ओर घुमाया। इस बार उसने स्पष्ट रूप से खुद को नहीं रोका था। झनकार। टक्कर की स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज गूंजी। उसके बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। वुल्फ सोल मर्ज के सभी सदस्यों की आंखें खुली हुई थीं और उनके मुंह थोड़े खुले हुए थे क्योंकि वे अविश्वास से अपने सामने के दृश्य को देख रहे थे। क्योंकि युआन फैंग को फिर से उसी स्थान पर वापस फेंक दिया गया था और केवल उसके छोटे ब्लेड का हैंडल ही उसकी मुट्ठी में रह गया था। हमला। इस बीच वुल्फ सोल मर्ज के सदस्यों में से एक ने दहाड़ लगाई और फिर आसपास के सभी अन्य लोगों ने भी यांग ये पर हमला किया। उसी समय युआन फैंग की आवाज गूंजी, रुको। वे सभी तुरंत रुक गए। युआन फैंग ने यांग ये को देखा और कहा, मेरे वुल्फ सोल मर्ज अज्ञानी थे और उन्होंने आपको नाराज कर दिया, कृपया हम पर दया करें। भले ही वह यांग ये से सिर्फ 2 बार टकराया था, लेकिन वह जानता था कि अगर यांग ये जाने का इरादा रखता है तो वह कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा यांग ये की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह स्वर्ग को भी मात दे सकता था, इसलिए यांग ये की पृष्ठभूमि भी निश्चित रूप से बेहद भयानक थी। इसलिए एक बार यांग ये को भागने की अनुमति मिल गई तो उसके वुल्फ सोल मर्ज को महाद्वीप से मिटा दिया जाएगा। सुलह वुल्फ सोल मर्ज का अंतिम विकल्प था। यांग ये ने हंसते हुए युआन फैंग के पास जाकर कहा, बुरा नहीं है। तुम्हारे पास काफी समझदारी है और तुम जानते हो कि परिस्थिति का आकलन कैसे करना है। दुर्भाग्य से तुम्हारे दिल में अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है। मुझे लगता है कि तुम निश्चित रूप से इसी दिशा में सोच रहे हो। एक बार जब मैं मना कर दूंगा तो तुम मुझे मारने से नहीं चूकोगे, है ना? युआन फैंग ने कुछ नहीं कहा और उसने बस अपनी मुट्ठियां धीरे से भींच लीं। यांग ये ने युआन फैंग की आंखों में देखा और कहा, मेरे पीछे आओ। अन्यथा वुल्फ सोल मर्ज का हर एक सदस्य जो यहाँ मौजूद है मर जाएगा। किसी संत का अनुसरण करें। यांग ये की आवाज सुनकर सभी लोग भड़क गए। तलवार थामे एक आदमी ने यांग ये की तरफ उंगली उठाई और दहाड़ते हुए बोला, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम असल में। अचानक उसकी आवाज बंद हो गई क्योंकि यांग ये उसके सामने आ गया था और यांग ये का हाथ उसके गले पर जकड़ा हुआ था। इसके अलावा यांग ये ने अपना शरीर भी ऊपर उठा लिया था। यह दृश्य देखकर सभी के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया क्योंकि यांग ये के हाथ में जो आदमी था वह एक उच्च पदस्थ संत था। लेकिन ऐसा विशेषज्ञ वास्तव में जवाबी हमला करने में असमर्थ था। धीरे धीरे उनके दिलों में भय का भाव घर कर गया। यांग ये ने उस आदमी को देखा जिसका चेहरा बैंगनी होने लगा था और फिर वह मुस्कुराया और अपनी पकड़ ढीली कर दी। वह आदमी जमीन पर गिर गया। इस बीच यांग ये ने युआन फैंग को घूरते हुए कहा, भले ही यहाँ आप में से बहुत से लोग हैं, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मेरे सामने संख्याएं पूरी तरह से बेकार हैं। आप सभी को मारने में वास्तव में बहुत अधिक प्रयास नहीं लगेगा और इसमें आप भी शामिल हैं। युआन फैंग ने जवाब दिया, मैं वास्तव में आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। भले ही वह एक वंचित स्थिति में था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ी थी।
यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसकी बाईं मुट्ठी में प्राचीन म्यान दिखाई दिया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी मुट्ठी में एक रक्त लाल तलवार दिखाई दी और उसने उसे प्राचीन म्यान में रख लिया। यांग ये से एक भयानक आभा तुरंत बाहर निकल आई। उसी समय शून्य रैंक तलवार की मंशा और वध की मंशा उसके भीतर से बाहर निकल आई। जैसे ही उसका शून्य श्रेणी वध इरादा उभरा, आसपास का वातावरण तुरंत रक्त लाल हो गया, जैसे कि दुनिया का अंत आ गया हो। यांग ये ने युआन फैंग की ओर देखा और कहा, क्या आप इसका सामना करने की कोशिश करेंगे या नहीं? अध्याय 1169 तलवार गठबंधन का जन्म। हाँ या नहीं? चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा था। यहाँ कोई कमजोर नहीं था, इसलिए उन्हें उस समय खतरा महसूस हुआ जब यांग ये ने अपनी तलवार म्यान में रखी। उन्हें बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। यहाँ कोई भी उस हमले का सामना करने की अपनी क्षमता पर आश्वस्त नहीं था, यहाँ तक कि युआन फेंग भी नहीं। इस समय युआन फैंग का चेहरा बिल्कुल उदास था। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थीं और वह यांग यी की तलवार और म्यान को घूर रहा था। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह उसे मार देगा। काफी देर तक चुप रहने के बाद युआन फैंग के चेहरे पर पसीना आने लगा था। कुछ देर और बीतने के बाद उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां ढीली की। तुम एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। मैं अपनी हीनता स्वीकार करता हूँ। आसपास के अन्य लोग चुप रहे। क्या यह अपमानजनक था? नहीं, किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि यह तलवार थी। भले ही वह तलवार खींची नहीं गई थी, लेकिन वे महसूस कर सकते थे कि यह कितनी शक्तिशाली थी। यह एक अर्ध सम्राट को मारने में पूरी तरह सक्षम थी। यांग ये की आभा तुरंत उसके शरीर में वापस आ गई और उसने कहा, मेरे पीछे आओ। युआन फैंग कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैं जानना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य क्या है। यांग ये स्वाभाविक रूप से समझ गया कि युआन फैंग का क्या मतलब था। युआन फैंग जानना चाहता था कि यांग ये वुल्फ सोलमर्स को अपने नियंत्रण में क्यों ले रहा था। क्या यांग ये यह सिर्फ मौज मस्ती के लिए कर रहा था, या यांग ये के पास कोई बड़ी योजना थी? अगर वह सिर्फ खेल रहा था, तो भले ही युआन फैंग अभी उसका विरोध न करे, लेकिन युआन फैंग निश्चित रूप से भविष्य में उसे छोड़ने का कोई रास्ता तलाशेगा। लेकिन अगर यांग ये की कोई बड़ी योजना थी, सीधे शब्दों में कहें तो युआन फैंग जानना चाहता था कि क्या यांग ये के साथ उसका भविष्य है। यांग ये ने वुल्फ सोल मर्क्स पर नजर डाली। आखिर में वह युआन फेंग के पास गया और अपनी छाती थपथपाई। एक पल में युआन फेंग के सामने एक छोटा सफेद ड्रैगन प्रकट हुआ। बाकी सभी लोग दंग रह गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि यांग ये का क्या मतलब था। लेकिन युआन फैंग की पुतलियां सिकुड़ गई थीं। दूसरे लोग इसे पहचान नहीं पाए, लेकिन वह कैसे नहीं पहचान सकता था? यह एक आत्मा नस थी। इसके अलावा इसे सेंट ग्रेड आत्मा नस माना जा सकता है। उनके जैसे भाड़े के सैनिक दुनिया भर में क्यों घूम रहे थे? यह आत्मिक ऊर्जा के लिए था, क्योंकि वे आत्मिक ऊर्जा के बिना अपनी शक्ति में सुधार नहीं कर सकते थे, और अपनी शक्ति में सुधार न कर पाने का परिणाम उनका जीवनकाल समाप्त हो जाना था। यह कहा जा सकता है कि आत्मिक ऊर्जा उनके जीवन की तरह थी। अगर उनके पास आत्मिक शिरा होती, तो उन्हें अब खतरे के दिनों का सामना नहीं करना पड़ता, और वे अपनी खुद की शक्तियां स्थापित कर सकते थे और 6 महाशक्तियों के सदस्यों की तरह अच्छी तरह से विकसित हो सकते थे। बेशक इसके लिए पर्याप्त ताकत की आवश्यकता थी, अन्यथा स्पिरिट नस को सुरक्षित रखना पूरी तरह से असंभव होगा। युआन फैंग ने यांग ये पर नजर डाली, और यांग ये अब उसे थोड़ा और रहस्यमय लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये के पास वास्तव में ऐसी आत्मा नस है, और इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि यांग ये कौन था। युआन फैंग ने नहीं पूछा क्योंकि वह मूर्ख नहीं था। उन्होंने कुछ देर तक गहराई से विचार किया और फिर कहा, हमारी ताकत इसे सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। यांग ये समझ गया कि जुआन फैंग का क्या मतलब था, और वह तुरंत मुस्कुराया, क्या होगा अगर आप मुझे और मेरे समर्थकों को भी इसमें शामिल करें? युआन फैंग ने झिझकना बंद कर दिया और तुरंत यांग ये की ओर अपनी मुट्ठियां बांध ली। मैं तुम्हारा अनुसरण करने को तैयार हूं। हालांकि यांग ये ताकतवर था, लेकिन वह सिर्फ एक अकेला व्यक्ति था। यही बात युआन फैंग को चिंतित कर रही थी। अब जब उसने सुना कि यांग ये को दूसरों का समर्थन प्राप्त है, तो उसने तुरंत झिझकना बंद कर दिया। आखिरकार यांग ये की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह स्वर्ग को भी मात दे सकता था, तो उसका समर्थन कितना भयानक होगा। युआन फैंग की राय में यांग ये वह था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। जब उन्होंने युआन फैंग को ऐसा करते देखा, तो अन्य लोग भी एक क्षण के लिए हिचकिचाए और फिर उन्होंने भी यांग ये पर अपनी मुट्ठियां कस लीं। यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, इस क्षण से हम तलवार गठबंधन हैं। मैं यांग ये हूं, और आप मुझे तलवार मास्टर कह सकते हैं। तलवार मास्टर। सभी ने यांग ये को थोड़ा झुकाया और एक स्वर में बोले। यांग ये ने नजर घुमाने से पहले उन पर नजर डाली। वह जानता था कि उसकी प्रतिष्ठा अभी भी पर्याप्त नहीं थी, और यह उन्हें वास्तव में उसके अधीन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह उन्हें पूरे दिल से अपने अधीन कर सकता है। यांग ये ने ऊपर देखा, और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह रेडियंट आयाम में वापस जाने वाला था, लेकिन वह अकेले कैसे वापस जा सकता था?
आखिरकार मुट्ठी की एक जोड़ी कई जोड़ों का मुकाबला नहीं कर सकती। उसे कुछ मदद तो लेनी ही थी। इस बीच युआन फैंग अचानक बोला, तलवार मास्टर, आप अभी क्या योजना बना रहे हैं? वह एक चतुर व्यक्ति था और वह जानता था कि अपने दृष्टिकोण और स्थिति को कैसे समायोजित किया जाए। यांग ये ने अपनी नज़र हटा ली और पूछा, आपके क्या विचार हैं? युआन फैंग ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि इस संप्रदाय के डायमंड रैंक की शक्ति होने की बहुत संभावना है। दूसरे शब्दों में, यहाँ एक दिव्य ग्रेड आत्माशिरा मौजूद होने की बहुत संभावना है। इसके अलावा एक बार जब यहाँ एक दिव्य ग्रेड आत्माशिरा मिल जाती है, तो 6 महान शक्तियाँ इसे बिल्कुल भी नहीं जाने देंगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इस जगह के सबसे नज़दीक डूम्सडे सिटी को पहले ही यहाँ की स्थिति के बारे में खबर मिल चुकी है। यांग ये ने कहा, आगे बढ़ो। युआन फैंग ने आगे कहा, डूम्सडे सिटी बहुत ही दबंग तरीके से काम करती है। एक बार जब उसे पता चल जाएगा कि यह खंडहर डायमंड रैंक की शक्ति का है, तो वह निश्चित रूप से हमें वहां से जाने पर मजबूर कर देगी। इसलिए हमें जल्द से जल्द इस जगह की तलाशी लेनी चाहिए और लूटपाट करनी चाहिए, और फिर उनके विशेषज्ञों के आने से पहले वहां से निकल जाना चाहिए। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने अपनी छाती थपथपाई। स्ट्रोई ने तुरंत खुद को दिखाया। इस बीच छोटा सफेद ड्रैगन जल्दी से सफेद रोशनी की किरण में बदल गया जो यांग ये की छाती में प्रवेश कर गया। स्ट्रोई ने अपना पंजा युआन फैंग के समूह की ओर दिखाया और फिर पलकें झपकाईं, मानो वह पूछ रही हो कि वे अभी तक जीवित क्यों हैं। यांग ये को बैंगनी मिंग द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए जानवर की जीभ में उसका कौशल व्यवहारिक रूप से अधिकतम स्तर पर था। तो वह स्ट्रोई को कैसे नहीं समझ सकता था। उसने स्ट्रोई के सिर को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जल्दी से आसपास की गंध सूंघो और मुझे बताओ कि खजाने कहाँ हैं। युआन फैंग अवाक रह गया। स्ट्रोई ने पलकें झपकाईं और फिर अपना पंजा उसके माथे पर रख दिया। अब उसने भी सीख लिया था कि परिस्थितियों को कैसे बढ़ाया जाए। यांग ये ने हंसते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके माथे पर हल्के से चुंबन लिया। ठीक है। स्ट्रोई ने सिर हिलाते हुए शर्माते हुए कहा और फिर उसने हल्की सी सांस ली। काफी समय बीतने के बाद स्ट्रोई की आंखें चमक उठीं और फिर उसने दूर की ओर इशारा किया और उसकी आंखों में वास्तव में उत्साह का एक निशान था। टकराना। अचानक दूर से एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरी पर्वत श्रृंखला हिंसक रूप से हिल गई। उसके बाद यांग यी और अन्य लोगों ने आध्यात्मिक ऊर्जा की एक घनी लहर को महसूस किया। यह एक दिव्य ग्रेड आत्माशिरा है। युआन फैंग और अन्य उत्साहित थे और फिर उन्होंने यांग ये को देखा और उसके आदेश की प्रतीक्षा की। हालांकि यांग ये ने स्ट्रोई को देखा और कहा, क्या खजाने वाली कोई और जगह भी है? उन्हें इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं है और सामान्य खजाने ही ठीक हैं। स्ट्रोई ने एक पल के लिए सूंघ कर देखा और फिर उसने कुछ दिशाओं में इशारा करना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी नज़र उस पहली दिशा पर टिकी हुई थी जिसकी ओर उसने इशारा किया था, दिव्य ग्रेट स्पिरिट नस की दिशा। यांग ये ने युआन फैंग को देखा और कहा, क्या तुम्हें वो दिशाएं याद हैं जिनकी ओर उसने इशारा किया था? उन दिशाओं में खोजो और जो मिल सके उसे पाओ। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलता है तो तुरंत चले जाओ। युआन फैंग ने अभी तक कुछ नहीं कहा था जब उसके बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी खुद को रोक नहीं सका। तलवार मास्टर, यह एक दिव्य ग्रेड आत्माशिरा है। क्या तुम इसके लिए लड़ाई में जीवित रह पाओगे? यांग ये ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। क्या तुम स्नोलान मर्स को हरा सकते हो? क्या तुम सोलिटर मर्स को हरा सकते हो? उनके अलावा अनगिनत अन्य स्वतंत्र साधक और भाड़े के सैनिक हैं। क्या तुम उन सभी को हरा सकते हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, शायद हम अतीत में ऐसा नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हमारे पास तलवार मास्टर है। अब हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। यांग ये ने उन पर नजर डाली और कहा, हम करते हैं। लेकिन मुझे बताओ, तुम में से कितने लोग मरेंगे? मैं जानता हूं कि तुम सभी लोग ऐसे लोग हो जो शहरों और संप्रदायों की सुरक्षा से बाहर रह रहे हैं, इसलिए तुम सभी ज्यादातर समय मौत से नहीं डरते। हालांकि क्या यह इसके लायक है? जहां तक मेरा सवाल है, यहां मरना बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है। इसके अलावा भले ही हम में से कई मर जाएं, हम इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ऐसा करने के बजाय हम खजाने के लिए अन्य स्थानों की खोज क्यों नहीं करते हैं, जबकि वे दिव्य ग्रेड आत्माशिरा से भरे हुए हैं? वे सभी चुप हो गए। इस बीच युआन फैंग ने सिर हिलाया, तलवार मास्टर सही कह रहे हैं। हमारा निर्णय हमारे लालच के कारण धुंधला हो गया था। यह तो छोड़िए कि हम ऐसा दिव्य खजाना प्राप्त कर भी सकते हैं या नहीं। अगर हम इसे प्राप्त कर भी लेते हैं तो हम यहाँ सभी के आम दुश्मन बन जाएंगे। ऐसी स्थिति का सामना करने के बजाय क्या अन्य खजाने इकट्ठा करना बेहतर नहीं है? कम से कम हम अभी भी जीवित रहेंगे। यांग ये ने सिर हिलाया, चलो, काम खत्म होने के बाद बाहर मेरा इंतजार करना। युआन फैंग ने यांग ये की ओर देखा और फिर उसने सिर हिलाया और दूसरों को दूर ले गया। यांग ये ने युआन फैंग और अन्य लोगों पर नजर डाली और फिर वह वहीं गायब हो गया। इस बीच
युआन फैंग के बगल में खड़ा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति धीमी आवाज में बोला, बॉस, क्या हम अब से सचमुच उसका पीछा करेंगे? युआन फैंग ने हिलना बंद कर दिया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखने के लिए मुड़ गया। हे जी, अब से हमारे पास केवल एक ही बॉस है, और वह तलवार मास्टर है। इसे याद रखें। लेकिन अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ कहना चाहा, लेकिन युआन फैंग ने अपना हाथ हिलाया और दूसरों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने हेजी से जो कहा, वह आप सभी के लिए है। अगर कोई फिर से ऐसा कुछ कहने की हिम्मत करता है, तो वर्षों से हमारे बीच बने बंधन की अनदेखी करने के लिए मुझे दोष न दें। जब उन्हें एहसास हुआ कि वह गंभीर है, तो उनमें से किसी ने भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की और केवल जल्दी से सिर हिला दिया। युआन फैंग ने अपनी नज़र हटा ली और गहरी सांस ली। हो सकता है कि दूसरे लोग भूल गए हों, लेकिन वह नहीं भूला था। यांग यी ने पहले जो 2 शून्य रैंक इरादे बताए थे, उनमें से एक 0 रैंक वध इरादा था। 0 रैंक वध इरादा। क्या ऐसा व्यक्ति जो ऐसी मंशा को समझ लेगा, एक अच्छा और शांतिप्रिय व्यक्ति होगा? ऐसा व्यक्ति आमतौर पर निर्दयी और निर्णायक होता था। अगर उनमें से कोई भी उसे धोखा देने का इरादा रखता था और पता चल जाता था, तो वह उसे बिना किसी दया के मार डालता था। मैंने यह तुम्हारे भले के लिए कहा था, युआन फैंग ने धीमी आवाज में कहा, चूंकि हम उसका पीछा करने के लिए सहमत हो गए हैं, तो उसका अच्छे से पालन करो। ऐसी चीजों के बारे में फिर से मत सोचना। सभी ने सिर हिलाया। युआन फैंग ने एक और शब्द नहीं बोला, और वह बस दूसरों को दूर ले गया। युआन फैंग और अन्य लोगों से अलग होने के बाद, यांग ये दिव्य ग्रेट स्पिरिट नस की दिशा में भागा। उसके 2 उद्देश्य थे। सबसे पहले, वह नानशून के लिए वहां जा रहा था। आखिरकार, सोलिटर कॉर्प्स निश्चित रूप से दिव्य ग्रेट स्पिरिट नस की लड़ाई में शामिल होगा। उस समय, नानशून निश्चित रूप से खतरे में होगा। दूसरा, वह देखना चाहता था कि क्या उसके पास स्पिरिट नस प्राप्त करने का मौका होगा। यदि वह ऐसा कर सकता तो निश्चित रूप से इसे हाथ से जाने नहीं देता। यांग ये को एक घाटी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। घाटी प्राकृतिक रूप से नहीं बनी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी शक्ति ने उसे बलपूर्वक चीर दिया हो। यह तलवार से नहीं किया गया था, क्योंकि अगर यह तलवार से किया गया होता तो यांग ये निश्चित रूप से इसे पहचान सकता था। घाटी के तल पर एक विशाल सफेद ड्रैगन था, और उसमें से असंख्य आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं निकल रही थीं। हालांकि, सफेद ड्रैगन को कुछ दर्जन सुनहरे रस्सियों से कसकर बांधा गया था। सफेद ड्रैगन के चारों ओर अनगिनत लोग थे, और उनमें स्नोलान मर्ज और सोलिटर मर्ज शामिल थे। यहां उपस्थित सभी लोगों की निगाहें सफेद ड्रैगन पर टिकी थीं और उनकी आंखें कामना से जल रही थीं। इस बीच, येलियुन स्नोलान मर्ज के नेता एल्डमो और 2 अन्य बूढ़ों के साथ टकराव में था। वे किसी बात पर चर्चा करते दिख रहे थे, लेकिन उनके बीच का माहौल काफी तनावपूर्ण था। यांग ये ने उन्हें अनदेखा किया और आसपास के माहौल पर नजर डाली। उसे नानशून को खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा, और फिर वह उसके पास चला गया। नानशून ने उसे देखकर आश्चर्य से कहा, तुम यहाँ हो? यांग ये मुस्कुराया, क्या तुम इतने हैरान हो? नानशून ने पूछा, क्या तुम भाग नहीं गए थे? तुम वापस क्यों आए हो? यांग ये मुस्कुराया, मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मैं वापस आ गया। नानशून थोड़ा स्तब्ध रह गई, और फिर उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर से यांग ये की ओर देखा, और फिर उसने धीरे से कहा, गुलान ने कहा कि तुम्हारे जैसे पुरुष आमतौर पर बुरी नीयत रखते हैं जब वे तुमसे मीठी बातें करने की कोशिश करते हैं। उसने बोलते हुए अपनी हथेली को पलटा, और फिर वहां 2 बैंगनी क्रिस्टल दिखाई दिए। उसने उन्हें यांग ये की मुट्ठी में धकेल दिया और कहा, मैंने अभी इन्हें लिया है, और मेरे पास बस इतना ही है। इन्हें ले लो और अभी चले जाओ। फिर से वापस मत आना। बड़ी बहन कैंगलान तुम्हें मार डालेगी। और भी, इसके अलावा, भविष्य में शेखी मत बघारना और लड़कियों को धोखा मत देना। अध्याय 1170 मेरा तलवार गठबंधन इसे स्वीकार करने से इनकार करता है। यांग ये ने लंबे समय तक बैंगनी क्रिस्टल को देखा, और फिर उसने नानशून को देखा और मुस्कुराया, आप जानते हैं कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं, फिर भी आप मुझे बैंगनी क्रिस्टल क्यों दे रहे हैं? नानशून ने एक पल सोचा और कहा, क्योंकि तुम बहुत दयनीय लगती हो। यांग ये दंग रह गया, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। नानशून ने धीरे से कहा, जल्दी से चले जाओ। अगर बड़ी बहन कैंगलान को पता चला कि मैंने तुम्हें ज्यादा बैंगनी क्रिस्टल दिए हैं, तो वह तुम्हें जरूर मार डालेगी। उसका स्वभाव बहुत खराब था। यांग ये ने जवाब दिया, मेरा स्वभाव भी बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम उसे हरा सकते हो। नानशून ने उस पर नजरें घुमाई और कहा, अगर तुम कमजोर हो, तो तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। समझे? यांग ये मुस्कुराया, और फिर उसने म्यू कैंगलान को देखा। उसकी अंगूठी अभी भी उसके पास थी, और यह लेडी ही थी जिसने उसे वह अंगूठी दी थी। तो वह इसे कैसे खो सकता था? अचानक, नानशून ने आगे की ओर इशारा किया और अनायास ही चिल्लाया, वह यहाँ है। यांग ये ने पलट कर देखा तो युआन फैंग उसकी ओर आ रहा था। यांग ये दंग रह गया। वह यहाँ क्या कर रहा है? वह युआन फैंग का अभिवादन करने ही वाला था कि नानशून ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और भाग गया।
यांग यी अवाक रह गया। नानशून को यांग ये को म्यू कैंगलान और अन्य लोगों के पास खींचने में ज्यादा समय नहीं लगा। म्यू कैंगलान ने नानशून की ओर देखा और उसे यांग ये और युआन फैंग पर नजर डालने में ज्यादा समय नहीं लगा। युआन फैंग को देखकर वह थोड़ा भौचक्की हो गई और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, तो तुम्हें यहां तक पीछा करके लाया गया था। उसने अचानक यांग ये की मुट्ठी पर नजर डाली और नानशून द्वारा उसे दिए गए 2 बैंगनी क्रिस्टल वहां थे। म्यू कैंगलान की आंखों में तुरंत हत्या का इरादा चमक उठा, लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसने बस यांग यी को ठंडी नजर से देखा और फिर पलट गई। नानशून ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि म्यू कैंगलान का यांग ये पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, और फिर उसने युआन फैंग को देखने के लिए मुड़कर देखा। उसने देखा कि युआन फैंग अभी भी उनकी ओर बढ़ रहा था। नानशून ने यांग ये को सांत्वना दी, मत डरो। वह आदमी बड़ी बहन कैंगलान की मौजूदगी में जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। यांग ये ने जब उसकी बात सुनी तो उसके दिल में गर्माहट भर गई और फिर वह मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। युआन फैंग यांग यी की दिशा में चल रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, तुम उसे मारना चाहते हो, है न? मैं तुम्हें ऐसा करने का मौका दूंगा। यह एक ध्वनि प्रसारण था। युआन फैंग दंग रह गया। उसने हिलना बंद कर दिया और म्यू कैंगलान को देखा, किसको मारना है? म्यू कैंगलान ने यांग ये पर नजर डाली और युआन फैंग को वॉयस ट्रांसमिशन के माध्यम से जवाब दिया, उसे। युआन फैंग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। इस बीच म्यू कैंगलान की आवाज एक बार फिर युआन फैंग के दिमाग में गूंजी, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। उससे निपटने के लिए उस अवसर का लाभ उठाओ। चिंता मत करो, सोलिटर मर्क और मैं तुम्हें नहीं रोकेंगे। भले ही वह यांग ये को भी मार सकती थी, लेकिन इससे नानशून के साथ उसके रिश्ते पर असर पड़ता। वह नहीं चाहती थी कि एक आदमी की वजह से उनके रिश्ते पर असर पड़े। क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ है? इस बीच युआन फैंग ने अचानक म्यू कैंगलान को देखा। इस बार उसने वॉयस ट्रांसमिशन का उपयोग नहीं किया था, इसलिए यहां हर कोई उसे सुन सकता था। सबने उसकी ओर नजरें घुमाईं। म्यू कैंगलान की गहरी भौहें भी थोड़ी सिकुड़ गई थीं। हालांकि युआन फैंग ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस यांग ये के पास गया और यांग ये को थोड़ा सा झुकाया, जबकि म्यू कैंगलान और अन्य लोग आश्चर्य से देखते रहे। वास्तव में उसके और यांग ये के बीच ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह एक चतुर व्यक्ति था और जानता था कि ऐसी स्थिति में कैसे व्यवहार करना है। यांग ये ने म्यू कैंगलान, नानशूंग और अन्य लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और वह सिर्फ युआन फैंग को देखता रहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युआन फैंग ने जवाब दिया, तलवार मास्टर ने उन्हें आने से मना कर दिया क्योंकि वे कमजोर हैं और उन्हें केवल अर्थहीन रूप से बलिदान किया जाएगा। हालांकि मुझे आपकी मदद करने में सक्षम होना चाहिए। हर व्यक्ति मायने रखता है। चिंता मत करो, मैंने यहाँ आने से पहले बाकी सब चीजों की व्यवस्था कर दी है। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और सिर हिलाया, ठीक है। आखिरकार एक अर्ध सम्राट वास्तव में उसके लिए मददगार था। युआन फैंग ने सिर हिलाया और फिर वह यांग यी के पीछे चला गया और एक अधीनस्थ की तरह व्यवहार किया। इस समय यहाँ सभी की निगाहें यांग ये पर टिकी थीं और वे यांग ये की पहचान जानने के लिए उत्सुक थे। म्यू कैंगलान ने यांग यी और युआन फैंग पर एक गहरी और लंबी नजर डाली और फिर पलटकर अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। नानशून ने यांग ये को एक तरफ खींचा और धीरे से बोली, क्या हो रहा है? वह तुम्हारे प्रति इतना सम्मान क्यों दिखा रहा है? यांग ये ने अपनी नाक रगड़ी। वह बोलने ही वाला था कि नानशून ने कहा, गुलान ने कहा कि अगर पुरुष इस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं तो वे सोच रहे हैं कि महिला से कैसे झूठ बोला जाए। यांग ये का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वह इससे इनकार नहीं कर सका क्योंकि वह वास्तव में एक बहाने के बारे में सोच रहा था। यांग ये ने पलटकर गुलान की ओर देखा जो म्यू कैंगलान के बगल में खड़ी थी। कहने की जरूरत नहीं है, वह एक शानदार महिला थी। नानशून ने कहा, मुझे जल्दी बताओ। यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, क्या आप जानते हैं कि डार्क हेल महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली शक्ति क्या है? नानशून ने जवाब दिया, बेशक, यह विश्व विध्वंसक पंथ है। वे सबसे शक्तिशाली हैं। यांग ये ने धीरे से बोलने से पहले आसपास के माहौल पर एक नजर डाली, मैंने उससे कहा कि मैं विश्व विध्वंसक पंथ के गुरु का शिष्य हूं और उसने मुझ पर विश्वास किया। नानशून ने पलकें झपकाईं, क्या यह काम कर गया? यांग ये ने सिर हिलाया। नानशून ने घबराकर सांस रोकी और फिर उसने युआन फैंग की ओर देखा और धीरे से बोली, कैसे? वह इतना मूर्ख कैसे है? यांग ये ने गंभीरता से उत्तर दिया, वह नहीं है। मैं बस बहुत चालाक हूं। नानशून बोलने ही वाली थी कि म्यू कैंगलान ने अचानक नानशून को अपने पास बुलाया। ऐसा लग रहा था कि वे किसी बात पर बात कर रहे थे और म्यू कैंगलान को पलटकर यांग ये की तरफ देखने में देर नहीं लगी। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। जाहिर है उसने निश्चित रूप से म्यू कैंगलान को वही बताया था जो उसने अभी कहा था। म्यू कैंगलान ने उस पर नजर डालने के तुरंत बाद अपनी नजर हटा ली और फिर उसने युआन फैंग को देखा और आवाज भेजी, मर्क लीडर युआन, वह वर्ल्ड डिवास्टेटर कल्ट के गुरु का शिष्य बिल्कुल नहीं है। वह तुम्हें धोखा दे रहा है। युआन फैंग दंग रह गया।
उसने मू कैंगलान को देखा, नानशून को देखा और फिर अंत में यांग ये को देखा। उसे सांस लेने में देर नहीं लगी और फिर उसने आवाज भेजी, उसने तुम्हारे बगल में बैठी उस छोटी लड़की से कहा कि वह विश्व विध्वंसक पंथ के गुरु का शिष्य है। म्यू कैंगलान ने सिर हिलाया और फिर उसने यांग यी की ओर देखा, जबकि उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। युआन फैंग का चेहरा तुरंत विस्मय से भर गया और फिर उसने यांग ये को देखा, जबकि उसकी निगाहें और भी अधिक सम्मानपूर्ण हो गई थीं। म्यू कैंगलान को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने किया, क्योंकि केवल विश्व विध्वंसक पंथ जैसी शक्ति ही ऐसी राक्षसी प्रतिभा को बढ़ावा दे सकती है। विश्व विध्वंसक पंथ क्या था? यह डार्क हेल महाद्वीप पर नंबर 1 शक्ति थी। अब उसे यकीन हो गया था कि यांग ये निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिस पर वह भरोसा कर सकता है, और वह जानता था कि उसे यांग ये को मजबूती से थामे रखना होगा। युआन फैंग उत्साह और प्रसन्नता प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। म्यू कैंगलान ने जब उसके चेहरे पर आए बदलाव को देखा तो वह दंग रह गई। क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है? उसे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि उसके साथ धोखा हुआ है। अचानक ये लियुन की आवाज गूंजी, हर कोई, मेरे सोलिटर मर्ज आत्मा नस के लिए लड़ाई से पीछे हट जाएंगे। यहाँ हर कोई ये लियुन की ओर देख रहा था और उनकी आंखें आश्चर्य से भर गई थीं। सोलिटर मर्ज ने खुद को क्यों वापस ले लिया है? यांग ये ने ये लियुन को देखा और मन ही मन सोचा, कितनी चतुर महिला है। उसने उम्मीद की थी कि ये लियुन आत्माशिरा प्राप्त करने की अपनी इच्छा से अभिभूत होगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह नहीं थी। अगर वह गलत नहीं था, तो उसने आत्माशिरा के लिए लड़ने का इरादा केवल इसलिए किया था ताकि वह कुछ हासिल कर सके। स्नोलान मर्ज और अन्य बूढ़ों ने निश्चित रूप से सोलिटर मर्ज को लड़ाई से पीछे हटाने के लिए कुछ न कुछ कीमत चुकाई होगी। निश्चित रूप से, जब येलियुन ने अपनी वापसी की घोषणा की, तो उन्होंने उसकी ओर अनेक स्थानिक छल्ले फेंके। एल्डर मो ने ये लियुन को देखा और उदासीनता से बोले, मर्क लीडर, ये आप अपना वचन निभाएंगे, है ना? ये लियुन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और सभी स्थानिक अंगूठियां ले लीं। उसके बाद उसने सभी की ओर देखा और कहा, मुझे यकीन है कि आप सभी ने मेरे सोलिटर मर्ज की प्रतिष्ठा के बारे में सुना होगा। चूंकि मैंने कहा था कि मैं पीछे हट जाऊंगी, तो हम पीछे हट जाएंगे। मैं बस एक कमजोर महिला हूं जो एक स्थिर और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है। मेरी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, इसलिए मैंने पीछे हटने का फैसला किया है। सभी को अलविदा। जैसे ही उसने बात की, ये लियुन ने सोलिटर मर्ज को दूर ले जाने में संकोच नहीं किया। तुम जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? अचानक एक आवाज गूंजी और फिर आसमान में जगह हिंसक रूप से हिल गई, जिसके बाद एक काले कपड़े पहने आदमी और 5 बूढ़े आदमी वहां दिखाई दिए। वे सभी अर्ध सम्राट थे। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और वे सतर्क हो गए। अचानक किसी ने कहा, वे डूम्सडे सिटी से हैं। बाकी लोगों ने काले वस्त्र पहने आदमी की छाती को देखा और उसकी छाती पर एक छोटा सा शहर कढ़ाई में बना हुआ था। यह प्रलय शहर का प्रतीक था। एक बार जब उन्होंने काले वस्त्रधारी व्यक्ति के समूह की पहचान निर्धारित कर ली, तो अन्य अर्ध सम्राटों और स्नोलान मर्क्स के सदस्यों के हाव भाव भद्दे हो गए। काले वस्त्र पहने आदमी ने यहां मौजूद लोगों की तरफ देखा और कहा, सब लोग, यह खंडहर मेरे प्रलय शहर के क्षेत्र में है, फिर भी आप सभी अपनी मर्जी से और मेरे प्रलय शहर की अनुमति के बिना इसके खजाने को चुराने आए हैं। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है न? कोई भी नहीं बोला और किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। भले ही वे नाखुश थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी डूम्सडे सिटी को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए, चूंकि डूम्सडे सिटी यहां सबसे मजबूत था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से सब कुछ निर्धारित किया। काले लबादे वाले आदमी के मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, बेशक, मेरा प्रलय का दिन कभी बहुत दूर नहीं जाता। यहाँ मौजूद आप सभी को खंडहरों में जो कुछ भी मिला है, उसका आधा हिस्सा सौंपना होगा और आप आज़ादी से जा सकते हैं। अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आप अभी आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। आखिर कोई ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने जब देखा कि कोई भी आगे नहीं आ रहा है तो वह मुस्कुराया, चूंकि आप सभी को कोई आपत्ति नहीं है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बख्तरबंद साधकों का एक समूह घाटी के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। उनकी संख्या लगभग 1000 थी और वे सभी उच्च श्रेणी के संत थे। काले लबादे वाला आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे आप सभी को चेतावनी देनी है कि बाहर निकलने के रास्ते पर हमारी सेना भी पहरा दे रही है। इसलिए, जो लोग भाग्यशाली होने की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें सावधान रहना होगा। जरा सी भी गलती न हो जाए और अपनी जान न गंवा बैठें। यहाँ सभी लोग चुप रहे। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर उसने युआन फैंग को आवाज भेजी, क्या हमारे लोग चले गए हैं? युआन फैंग ने जवाब दिया, नहीं। यांग ये का चेहरा उतर गया जब उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली। वह जानता था कि यहाँ के अन्य लोग निश्चित रूप से अपने बैंगनी क्रिस्टल को सौंपने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर डूम्सडे सिटी का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। या शायद कोई भी पहले आगे नहीं आया था।
उसने अपने लाभ का आधा हिस्सा सौंपने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, और वह स्वॉर्ड एलायंस के सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। हालांकि अगर वे इसे नहीं सौंपते तो वे निश्चित रूप से डूम्सडे सिटी के साथ युद्ध में उतरेंगे। भले ही वह इन 5 को मार सकता है, लेकिन स्वॉर्ड एलायंस की परेशानियां अंतहीन होंगी। इसके अलावा आसपास के अन्य लोग भी बिना कुछ किए लाभ उठा सकेंगे। यांग ये ने कुछ देर सोचा, और फिर उसने युआन फैंग को देखा और आवाज के माध्यम से बोला, आगे बढ़ो और कहो कि तुम मना कर रहे हो। इसे दबंगई से पेश करो। युआन फैंग दंग रह गया। वह एक पल के लिए झिझका और बोलने ही वाला था कि यांग ये की आवाज एक बार फिर उसके दिमाग में गूंजी, क्या हमारे तलवार गठबंधन को प्रलय शहर से डरना चाहिए? युआन फैंग यांग ये की बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। सही, क्या हमारे तलवार गठबंधन को प्रलय शहर से डरना चाहिए? आखिरकार विश्व विध्वंसक पंथ हमारे पीछे खड़ा है। युआन फैंग को तुरंत ही विश्व विध्वंसक पंथ के बारे में सोचते ही आत्मविश्वास से भर गया। वह भीड़ से बाहर निकला और फिर काले वस्त्र पहने आदमी की ओर उंगली उठाई, जबकि बाकी सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे। वह गुस्से से चिल्लाया, प्रलय का दिन? प्रलय का दिन कुछ भी नहीं है। मेरा तलवार गठबंधन आपकी शर्तों को स्वीकार करने से इनकार करता है। वहां मौजूद हर कोई अवाक था। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।